मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ संघर्षों से भरा रहा। आपको क्या क्या बताऊं सर, मेरा डाउनफॉल आया एक बहुत तगड़ा। ठेले पे भी खाना खाया मैंने। मैं घर पहुंच गई, मैं एकदम हॉस्पिटलाइज हो गई। मेरे जितने शोज थे मेरे सारे कैंसिल करने पड़े। पिता का रोल ना कोई हर आसानी से अदा नहीं कर सकता। वहां पर एकदम इन्होंने छापा मारा, मम्मी पापा ने, और मेरे पापा लिटरली रो रहे थे। मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे फादर जैसा कोई नहीं है। He's the best person in the world। उनको सिर्फ एक ही शब्द उनके आंसुओं में निकला कि मेरी बेटी। मैंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की। वहाँ मन लगा या वहाँ भी मन नहीं लगा? वहाँ मेरा बहुत मन लगा क्योंकि मुझे मोहब्बत भी हो गई थी। उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। लड़का आ रहा है, कंप्यूटर साइंस रूम में जा रहा है, हमारे लिए गेट खुल रहा है। यार ये कैसे हो गया? हम रोटी बना के ले जाने लगे उसके लिए। वो खाता था 32 रोटी। सर मैं उनको पीटी आई। हेलो एंड वेलकम टू द विकास स्टूडियोज पॉडकास्ट चैनल। जब एक लड़का सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो उसे सिर्फ अपने लिए लड़ना पड़ता है। लड़ना भी नहीं पड़ता, इवन उसे सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है और वो आसानी से जहाँ उसे पहुँचना होता है पहुँच जाता है। लेकिन एक जब लड़की अपने घर से निकलती है तो उसको नंगे पाँव लिकड़ना होता है। जब वो सड़क पे चलती है, इस समाज में जब वो निकलती है, तो उन समाज की बुराइयों उसके उन कांच उसके पैरों में चुभते हैं, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती है। उसको खुद अपने रास्ते बनाने नहीं पड़ते, उसको जो दीवारें इस समाज ने बना दी उनको तोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही लड़की, एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया और अपने दम पर किया। मैम थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत खुशी हुई और ये आपका बड़प्पन है कि आप हमारे इस चैनल पे आए, तो थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैम, आप पहले थोड़ा सा बस ये बता दीजिए हमें। बिल्कुल, मैं अपने शब्द आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले बोलूँगी जय श्री राम। जी हाँ, ये वही नाम है जिस नाम से मैं आगे बढ़ी। मेरे अगर जीवन की बात की जाए तो मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ संघर्षों से भरा रहा। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, उसका घर से निकलना, एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखना जिस इंडस्ट्री को एक बहुत ही गलत नज़रिए से देखा जाता था किसी समय में। आज तो हर कोई अपने बच्चे को एंकर, सिंगर बनाना चाहता है, लेकिन अगर आज से 6 साल पहले जाया जाए तो तब का मैं आपको जो बयां आप करूंगी उसको आप सुनिए। सर मैंने इंजीनियरिंग किया। मैं एक सरकारी अधिकारी की बेटी। मेरे पिता ने मुझे इंजीनियर बनाना चाहा क्योंकि मेरे परिवार में सभी लोग ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। इनफैक्ट फीमेल्स आर ऑल्सो। तो उन्होंने चाहा कि मैं भी अपनी बिटिया को उसी रूप में देखना चाहूँगा और गो थ्रू हुए। उस टाइम पे पॉलिटेक्निक का बड़ा ज़्यादा क्रेज़ था, तो मेरे पिता फॉर्म लाए। हमने 10th पास आउट किया था। मैंने अपने पिता से कहा कि ये सब मुझे नहीं करना है, आप मान जाइए। बोले नहीं, तू बस अप्लाई कर दे, नंबर आए ना आए कुछ नहीं है, तू छोड़, टेंशन मत ले, बस तू अप्लाई कर दे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरा नंबर नहीं आएगा। अब मेरी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल है और मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ बचपन से। अब भगवान ने मेरी इतनी सुननी थी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नंबर आ गया। मैं ऑल ओवर यूपी में 5th आई। अरे पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी। उसके बाद 5th आना, अरे बाबा ये तो मेरे लिए नहले पे दहला हो गया। मेरे पिताजी आते हैं। अच्छा, उसी दिन क्या हुआ, मैं पिटने से भी बची। मैंने अपने भाई का सर फोड़ दिया था। वाह, बहुत तेज लड़ाई हुई हमारी। तो मैंने कहा कैसे भी कुछ भी हो, बुरे बनना है, पापा नहीं भेजे। तो पापा आते हैं मेरे ऑफिस से, एकदम क्या रहा? मैंने कहा गलती से पास हो गई, तो बस बैग पैक करो, चल रहे हैं। मैंने कहा पापा मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पिताजी नहीं माने। ठीक है, चले गए हम। मैंने बरेली पॉलिटेक्निक से मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने मेरे पिताजी से बोला कि गुल्लन, मेरे को घर में गुल्लन बोला जाता है, वो प्रिंसिपल हैं, तो उनको लगा कि ठीक है, उन पे बिटियां नहीं है। हमारी फैमिली में बेटियां बहुत कम हैं। मैं घर की सबसे छोटी हूँ। खानदान में 16 भाइयों में 4 बहनें हैं बस। बोले कि भाई साहब इसको अब बीटेक करा ना, बीटेक के बाद एमटेक। मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा अंदर ही अंदर हो रहा है, अब क्या किया जाए।
अच्छा सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं बहुत ब्लंट पर्सनैलिटी हूँ, मैं झूठ में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे मार्क्स आए 100 में से 9 नंबर फिजिक्स में, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी। मुझे बस ये था मेरा यहाँ से कैसे भी करके पिंड छूटे। मेरे पिताजी फिर नहीं माने, उन्होंने एक बहुत अच्छा ट्यूटर लगा दिया। अब गलती से 100 में से 75 मार्क्स आ गए, मेरी बैक में पास आउट हो गई। जब मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में पहुंची, मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे कुछ हटके करना है। मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ। पढ़ाई, एक इंजीनियरिंग करके एक अच्छे लेवल पे इंजीनियर बन जाना, 12 से 6 किसी के लिए जॉब करना, या 6 to 9 व्हाटएवर, मतलब जो भी है। मैं जॉब पर्सनालिटी नहीं हूँ। वही है, ऐसा नहीं है, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये था कि ठीक है, ये बच्चा है, ये कहीं गलत ट्रैक पे ना चला जाए या जो भी है। तो मैं नहीं मानी, मैंने पढ़ाई अपनी फाइनल ईयर में आके मैंने उसको ख़त्म कर दिया। घर पे रह गई, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं मत भेजो, मैं कुछ नहीं करूंगी, ये सब। फिर क्या होता है कि मैंने उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया। मेरी मदर ने मेरा, तब तक मेरा ग्रेजुएशन वगैरह मैंने सब कंप्लीट अप कर लिया था। वो किया था मैंने डिस्टेंस से, क्योंकि मेरा वो भी चल रहा था, तो मम्मी को दिख रहा था मेरी मदर बहुत शार्प है, उनको समझ में चीज़ें आ जाती है, और माओं को तो वैसे भी आपको पता है सिक्स सेंस बहुत हाई होता है। तो उन्होंने मेरी जो पर्सनालिटी थी, मार धाड़ वाली, बॉब कट रखना, ये सब, तो एक ने बोला सर ने कि आप अपनी बिटिया को मास कॉम कराइए या LLB कराइए, ये जितना बोलती है, क्योंकि मेरे स्कूल से कंप्लेंट ही बोलने की आती थी, तो भाई जब इतना बोलती है तो ये सब कराइए, ये बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है। तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा तुम LLB कर लो। अच्छा, मैंने कहा नहीं, मैं LLB नहीं करूँगी, मैं करूँगी मास कम्युनिकेशन। ठीक है जी। उस समय मेरे पिताजी की पोस्टिंग संभल में थी, तो मेरे लिए इजी हो गया। क्यों? क्योंकि संभल से मुरादाबाद ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं अपने पिता की नज़रों में रहती। ठीक है, तो मेरे पिताजी ने कैसे तैसे मान गए। ठीक है, मास कॉम करके क्या है, ये है, वो है, ठीक है, चलो कर लो, जर्नलिस्ट बन जाओगी। सर मैंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किया। अब उस बीच क्या हुआ कि वहाँ मन लगा या वहाँ भी मन नहीं लगा? वहाँ मेरा बहुत मन लगा। अच्छा। क्योंकि मुझे मोहब्बत भी हो गई थी। ओह हाँ, और मोहब्बत के साथ साथ उस पढ़ाई में मुझे मज़ा बहुत आ रहा था। वो जो पढ़ाई थी ना, वो ऐसी थी कि उसमें आपको बोलना है। आपके सब्जेक्ट्स ही होते थे PR, पॉलिटिकल साइंस, और मेरा पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बचपन से रहा है पॉलिटिकली, कि मुझे कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो उसमें जो इंटर्नशिप्स भी होती थी, उसमें भी हम लोग यही करते थे, चैनल्स में जाते थे, और एज एन इंटर्न हम लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, एज अ जर्नलिस्ट हम लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, माइक हाथ में लेने का मौका मिल रहा है, बोलने का मौका मिल रहा है, किसी से उसकी बातें जानने का मौका मिल रहा है। तो वो मेरा कहीं ना कहीं मेरे लिए फ्रूटफुल रहा, और मैं उसमें अपना आगे बढ़ती गई। पर मैं वहां भी नहीं मानी। अब वो ऐसे नहीं मानी, कहते हैं ना कि जो इंसान है उसकी जो शख्सियत है वो मरते दम तक नहीं बदलेगी। बिल्कुल। आप याद रखिएगा, अगर मैं आज चीनी की शौकीन हूं तो वो चीनी तभी छूटेगी जब मुझे शुगर हो जाएगी। उससे पहले मैं तब ये है कि हाँ, मुझे मजबूरी हो जाएगी कि ठीक है, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, अब ठीक है, शरीर से थोड़ा बहुत प्रेम होगा तो मैं कर सकती हूँ, वरना मरते दम तक इंसान अपनी चीज़ें नहीं छोड़ता है। अब मेरी आदत है कुरेदने की, चीज़ों को कुछ ना कुछ करने की। मैंने जैसा आपको बताया धाकड़ पर्सनालिटी, तो उस बीच जो मेरी पर्सनालिटी और उभर के आई, जो मैंने अपने आप को ग्रूम किया, क्योंकि सर देखिए, मैं हूँ एक यूपी की लड़की, बुलंदशहर की। मेरे पिता की पूरे ऑल ओवर यूपी में पोस्टिंग होती थी। हम लोगों ने उससे ऊपर चीज़ें नहीं देखी थी। मैंने वहाँ पे जाके अपने आप को ग्रूम किया था, जो एक्चुअल में बॉब कट लड़की, सांवली सी लड़की, जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता था एक्चुअल में जो है। और जो लड़की बेबाक होती है ना, जो सीधे कॉलर पकड़ के बात करती है, उससे लोग वैसे भी डरते हैं। तो वहाँ मैंने ना थोड़ी सहजता सीखी, लड़कियों वाली थोड़ी नज़ाकत को सीखा मैंने कि एक लड़की कैसे होना चाहिए। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था वो करते करते। फिर एक दिन क्या होता है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी आती है, आप एंकरिंग करोगे? मैंने कहा एंकरिंग? मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग? एक तो बोलती बहुत, तो बस बोलना है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बोल दूंगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो मम्मी पापा को कैसी ड्रेसेस दिलवाएंगे? नॉर्मल जीन्स, शर्ट्स, टी-शर्ट्स, टॉप,
ऐसा हमारे यहाँ तो शायद इससे ऊपर हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 6 बजे के बाद हम लोग घर में घुसने वाले। अब उसके बाद क्या होता है सर, मेरी लाइफ वहां से चेंज होना शुरू हो जाती है। वो ऐसे कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने उसको ग्रैब करने का सोचा। अब उसको मैं कैसे भी करके ग्रैब, लेकिन मेरे पापा तक खबर नहीं जानी चाहिए। मैं अपनी माँ को सब चीज बता के रखती थी कि मम्मी इस बात का ध्यान रखना। अब असली ट्विस्ट मेरी जिंदगी का शुरू होता है, वो ये कि मैंने उस वक्त किसी से साड़ी मांगी, उस साड़ी को मैं पहना, मैं उस इवेंट पे पहुंची, उस काम को गलती से बहुत पसंद कर लिया गया जिसका मुझे नहीं पता था, और पहली बार मुझे मिले 3,000 रुपए। ये मैं आपको बात बता रही हूँ 2015 की, क्योंकि 2014 में मैंने अपना मास कम्युनिकेशन ज्वाइन किया था। 2015 में मैंने पहली एंकरिंग करी थी, जो पार्ट टाइम जैसे बच्चा करता है। सर उसके बाद उसी क्लाइंट ने मुझे रिपीट करवाया। हमें तो कोई नॉलेज नहीं कैसे होता है, क्या होता है। सेकेंड इवेंट में मैं शॉर्ट्स पहन के गई, तो वो बोले हमको ये नहीं, हमको वो वाली लड़की हमने बुलाई थी, ये कौन सी एंकर आ गई? कि नहीं नहीं, ये वही एंकर है, बस ड्रेसअप चेंज है कि कोई साड़ी पहन के आया है, बिकॉज आई एम अ साड़ी लवर वुमन। और मैंने 2 इवेंट में जब 6,000 रुपए सर मेरे हाथ में आए ना, मेरा दिमाग घूम गया। ये तो पैसा ही पैसा। तो पैसा ही पैसा है। आप सोचिए उस समय की आपकी और चीज भी बताऊंगी, वो तो नियर बाय इवेंट था, तो मुझे कैब कैसे शेयरिंग में मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद सर जब मुझे चस्का लग गया ना पैसे कमाने का, कि बेटा एक था तुम्हें पैसा कमाना है और तुम जो बोलती हो यही तुम्हें अपनी यूएसपी बनानी है। अच्छा, मेरा कमांड हिंदी पे बहुत अच्छा है, और मेरे अंदर जो ब्लड है ना मेरे माता पिता का, हम लोग हैं व्यवहारिक लोग। हमारा क्या है कि जब मैं अपने काम पे खड़ी होती हूँ तो मैं व्यवहारिकता से खड़ी होती हूँ, मैं व्यवहार बनाने के लिए खड़ी होती हूँ, मैं रिश्ते बनाती हूँ, और जिस परिवार में जो फंक्शन होता है उस परिवार के फंक्शन को अपना फंक्शन समझ के काम। मैंने आपकी जो वायरल रील्स हैं वो देखी हैं, तो उसमें वो जो वहाँ पर रिलेटिव रहते हैं वो आपके साथ भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप उनके परिवार के ही सदस्य हैं। एग्जैक्टली, ये मेरे ब्लड में है। अब मुझे नहीं पता था कि मैं उस 2 इवेंट से मेरी लाइफ में इतना कुछ चेंज होगा। अब सर ट्रेमेंडस चेंज ये आता है कि जो चस्का होता है ये बहुत बुरी चीज होती है, और मुझसे इवेंट वाले ने कहा था कि एकता तुम मत करना, क्योंकि तुम्हारा जो फैमिली है वो इस चीज को आगे नहीं बढ़ने देगा। अब सर पैसे आए, क्रॉप टॉप ले लिया, स्कर्ट ले ली, वहां छोटा सा एक इवेंट किया लोकल मुरादाबाद में, बर्थडे इवेंट सर मैंने, उसके मुझे मिले 4,000 रुपए। आई वॉज हैप्पी। मुरादाबाद में मेरी मासी, मेरे कुछ रिलेटिव भी रहते हैं, तो मेरे कजन ने ऑब्जेक्शन किया। वहाँ पे भी मेरे, वहाँ पे जो घर है हमारा, तो वो हाइडल में ऑफिसर थे, उन्होंने वीडियो बनाया और मेरी फैमिली तक पहुंचा दिया। जब मेरी फैमिली मेरी मम्मी तक पहुंचा तो मेरी मम्मी ने सिर्फ एक सवाल किया कि इसमें मेरी बेटी ने कौन से अश्लील कपड़े पहने हैं, आप ये बताओ। वहां मम्मी ने मुंह बंद कर दिया। फिर इंसान कैसे चढ़ाता है, किसकी बेटी है, ऐसे काम करेगी, ये काम करेगी, अरे ये एंकर नहीं, ये डांसर है, ये नाचने वाली है। ये वर्ड उन्होंने मेरी मदर को यूज कर दिया, और मेरी मदर को बात यहां लग गई। बिकॉज टचवर्ड मैं एक बहुत अच्छे खानदान से आती हूँ, मैं बुलंदशहर के नामी ग्रामी परिवार की लड़की हूँ। मेरी मदर बहुत रोई, मेरी मदर ने मुझे पता नहीं लगने दिया। उसके बाद जब मेरी मदर का फोन आया बहुत गुस्से में, सर मुझे पहली बार तब मैं माइग्रेन की पेशेंट बनी थी। मैं इतना रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जो वो शब्द थे ना वो घायल कर देने वाले थे। एक एंकर को आप डांसर, पहली बात डांसर कोई खराब प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन कोई खराब नहीं होता, ये आपके ऊपर है। पर फिर भी आप मुझे क्या बोल रहे हो, या मेरी मदर को आप बोल रहे हो, मुझे तो आप डायरेक्ट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो वो थी, अगर वो इंसान मुझे मिल जाता ना सर, आज भी मिल जाए, मैं उसका गिलेबान पकड़ के ना उसको पूरे मुरादाबाद, उसके पूरे शहर में मैं घुमा सकती हूँ। और मेरे माता पिता इस चीज से डरते हैं, लेकिन उस वक्त मेरी हैसियत नहीं थी बोलने की, क्योंकि आई वॉज नथिंग।
और मैं इतना रोई रोई रोई, फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। पर मेरे दिमाग में भूत तो चढ़ गया था कि बेटा एकता, बनना तुम्हें अब एंकर ही है, कुछ भी हो जाए। हॉस्टल छोड़ा, रूम लिया, क्योंकि मैं हॉस्टल की दीवार फरांगा करती थी। जो वहां पे अंकल थे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके लिए एक छोटी सी बॉटल मंगवा देनी, उनको दे देना। ठीक है, अपनी सेविंग्स में से अंकल हेल्प करते थे और मैं शोज करने जाती थी। उस समय सर मैं 15,000 पे पहुंच गई थी 2016 एंड में। ऐसे करते करते तब मैंने अपना हॉस्टल। उस बीच में क्या करती थी सर, मैं मिर्च की एक पुड़िया बनाती थी, मिर्च की छोटी सी पुड़िया बनाती थी, एक कपड़ा रखती थी और शो करने के बाद मैं लड़कों वाले कपड़े पहनती थी, सिर पे ऐसे साफा बांधती थी मैं, जिससे कि मैं लड़का लगूं, और रोडवेज बस के एंड वाली सीट पे बैठ के मैं ट्रैवल करती थी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था कि ट्रैवलिंग एक्सक्लूड होता है, हमें होटल्स भी मिलते हैं। ठीक है, उस समय मैंने वॉशरूम तक में चेंज किया है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। जब आप नई कमान होते हो ना, और सामने वाले को लगता है कि आप इसका कहीं भी कैसे भी मिसयूज कर सकते हो, मिसयूज इन द सेंस, नॉट इन द अदर वे, इन अ वे कि ठीक है उसको सब कुछ मिल रहा होगा लेकिन वो अपना मनी सेव करना चाह रहा है, इस चीज की मैं यूज टू थी। फिर ऐसे करते करते मुझे नॉलेज हुआ, मैंने रूम लिया। रूम लेने के बाद 1 साल का मेरा डिग्री बचा था। उस बीच मैंने इंटर्नशिप किया इंडिया टीवी से। मुझे इंटर्नशिप में मिले थे 1 मंथ के 6,000 रुपए। तो मैंने ये कहा सर कि कहाँ, तो मैं 2 दिन में 6,000। हाँ, मैंने 1 महीने इनकी जी सर जी सर जी सर करके महीने के 6,000। फिर उसमें सर मेरा ट्रैवल भी लग रहा है, हाँ मुझे पीजी का भी देना है, वो सब कौन देता था, मेरे पापा। ठीक है, तो अब उस चस्के को मोनी एकता कैसे मिटाए, मिटेगा कैसे, संघर्ष करके, इस लाइन में आगे बढ़ के, भैया जिसको जो बोलना है बोलो, अब तो मेरे को भूत चढ़ गया, मेरी खानदान में है सब ऑफिसर, आप अपने लिए हो, मैं निकलूंगी सबसे अलग। क्यों, मुझे ईश्वर ने जिस कला से नवाजा है मैं उस कला को आगे बढ़ाऊंगी। मुझे ईश्वर ने आवाज दी है, मुझे ईश्वर ने शब्द दिए हैं। हाँ, कभी अपने खानदान की नाक नहीं कटने दूंगी। जिस वक्त मेरे पिता अगेंस्ट हुए थे ना सर, उसके कुछ वक्त बाद जब मेरे पिता को लगा कि ये नहीं मानेगी, पापा मेरे 2 साल बाद सपोर्ट में आए थे, तो मेरे पिता ने एक दिन मेरे पास बैठे और सिर्फ एक शब्द कहा कि बेटा मोनी, बस एक बात का याद रखना हमेशा जीवन में, कि जब भी तू काम करके आए, क्योंकि एक ना इमेज ब्लैंक है, हमारी नाइट लाइफ है, हाँ, तो आके घर पे शीशा जरूर देखना मुंह धोने के बाद कि कहीं तुम कुछ गलत तो करके नहीं आई हो। सर वो बात ना जहन में बैठ गई। मैंने कहा जिंदगी में ना पैसा कम कमा लूंगी, लेकिन इज्जत से, आव से कभी सेक्रीफाइस नहीं। क्यों, क्योंकि सर काम आपकी काबिलियत से मिलता है। Correct. और आपको और हमको काम देने वाले आप और हम कोई नहीं है, वो जो बैठा है ना वो हमको काम देता है। इस चीज को जब मैंने दिमाग में भर लिया ना, ऐसा नहीं है मेरे पास अप डाउन नहीं आए, लड़की हूं भाई, और दिखने की इतनी बुरी तो हूं नहीं, और अगर बुरी भी होती तो एक लड़की होना भी पाप है। आपने अभी सुनी थी ना खबर, क्या हुआ था हरियाणा में, वो लड़की तो सूट पहन के घर से निकली थी, जिसका रेप किया गया, मारा गया, उसके शरीर के सारे अंग निकाल लिए, वो तो छोटे कपड़े पहन के नहीं निकली थी सर। तो बस वही चीज दिमाग में रही और धीरे धीरे आगे बढ़ी, 15,000 पे पहुंची। अब 15,000 प्लस एक्सक्लूड ट्रेवलिंग पे पहुंची थी मैं। पहले 15,000 इंक्लूड ट्रेवलिंग पे मुझे किसी ने ज्ञान दिया, ठीक है जी सर, अब एक्सक्लूड ट्रेवलिंग में। अच्छा सर, मैंने ना अपने पिता को बहुत संघर्ष करते हुए देखा है। जो बच्चे अमीरी देखते हैं ना, वो अमीरी वो पीढ़ी तब देख पाती है जब उससे पिछली पीढ़ी ने मेहनत की होती है।
मैं बहुत अमीर नहीं हूं, लेकिन इतना था कि अगर मैंने 150 रुपए की चीज पे हाथ रखा और मेरे पिता के पास 200 रुपए है, तो मेरे पिता ने 50 रुपए, ये नहीं सोचा 50 बच रहे हैं, मैं 150 रुपए का क्यों दिलवाऊं, 100 का भी दिलवा सकता हूँ। मेरे पिता ने दिलवाया। जिस वक्त मेरे पिता की 800 रुपए की तनख्वाह थी, मेरे पिता ने मुझे उस स्कूल में पढ़ाया था, हाथरस के राजन लोहिया विद्या मंदिर। उस वक्त मेरी मंथ की फीस 800 रुपए थी। जिस वक्त लोगों के घर में टीवी नहीं थी, मेरे पिता ने टीवी लगाई। जिस वक्त लोगों के यहाँ राजदूत बुलेट नहीं देखी जाती थी, मेरे घर में बुलेट खड़ी करी मेरे पिता ने, कि मेरी बेटी को ये चीजें पसंद है। तो वो चीजें देखने के बाद ये था कि बेटा बहुत पैसा उड़ा दिया तूने, वहां बर्बाद करके आई पॉलिटेक्निक। मास कॉम में भी कुछ इतना तो मैंने नहीं करा अर्ज, पर हाँ ऑल ओवर 75% मेरे गलती से आ गए थे। गलती से? हाँ, गलती से उसमें भी मेरे आ गए थे। उसमें मुझे नमन का बहुत सपोर्ट मिला, मेरे साथी का, जिसकी मैं शायद मरते दम तक शुक्रिया अदा करूंगी मैं उस इंसान का। जीवन में एक बात याद रखिएगा, आप कहीं भी पहुंच जाएं, जिसने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, आप उसको कभी मत भूलें। और उस इंसान का मैं ऋण नहीं चुका सकती, क्योंकि जब मैं बस में सफर करती थी, तो अगर मैं आगे बैठी होती थी तो कुछ वक्त बाद वो पीछे बैठने लगा था। उस सफर में वो भी बाद में मेरे साथ जुड़ चुका था। मैं अपनी माँ का ऋण नहीं भूल सकती, क्योंकि उसके बाद मुझे उनका सहयोग ऐसे मिलता चला गया, क्योंकि उनको लगा कि हमारी बिटिया गलत है ही नहीं। और जिस वक्त एक्सक्लूड ट्रैवलिंग का बात हुआ, तो सर वही है जैसा मैं आपको बता रही थी, अभी टॉपिक से भटक गई कि हमने घर में देखा है। तो सर मुझे ट्रेन का ट्रैवल मिला 800 रुपए। कितने रुपए? 800। आपकी इंग्लिश में अगर मैं बात करूं है ना, मैं यहाँ गंभीर माहौल करने नहीं आई, क्योंकि मैं हर चीज करती रहूंगी, मैं बहुत चुलबुली इंसान भी हूँ। तो जब सर 800 रुपए में दिए मुझे, वो जैन जी थे, यमुनानगर इवेंट करने जाती थी आपके मुजफ्फरनगर से आगे, खतरनाक शहर जहां बिल्कुल बस लेके काट दिया जाता है। वो पल मुझे आज भी याद है सर। मुझे मेरे पिता की नजरों में बैठना था और मुझे उनके लिए कुछ तोहफा लेना था एक, क्योंकि उस वक्त मुझे ये था, मुझे मेरे पापा को पाना है। और जो एक बच्चे की सोच होती है ना, छोटी सी, मतलब माँ बाप तो प्रेम के भूखे हैं, सम्मान के भूखे हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी करेंगे उसे। लेकिन एक जो मेरी मानसिकता थी, तो मैं क्या करा, मैंने जो बर्थ होती थी ना सर महिला डिब्बे में, जब मुझे सीट नहीं मिली तो मैं नीचे बैठ के भी आई, क्योंकि मुझे रिजर्वेशन के पैसे मैं बचा लेती थी। अगर मैं पर इवेंट से 800 रुपये भी बचा रही हूँ, 800 में मेरे 100, 150, चलो 200 भी खर्च हुए, मेरे 500 भी बचे, तो सर 10 इवेंट में कितने रुपए होते हैं। छोटी छोटी सेविंग्स करी हैं मैंने। और फिर मैंने अपने पिता को एक तोहफा दिया। क्या था वो तोहफा? वो थी एक गोल्ड रिंग। क्योंकि मैं अपने भी खर्चे उठाती थी, मैं फैमिली के लिए भी करना चाहती थी, मैं मेकअप भी खरीदना चाहती थी, मैं लेविश लाइफ भी जीना चाहती थी। तो उस वक्त में इतनी नहीं थी, मैं उस अमाउंट में क्या क्या कर लेती। तो क्या होता था कि जब मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना होता था, तो सर मैं 10 रुपए बचा के पैदल गई। मैं ये कहती थी कि मुझे बस देख लें, मुझे मेरे काम को प्रोत्साहित करें। सर इतनी हील्स पहन के मैं 8 घंटे नॉन स्टॉप खड़ी रहती थी, मैं एंकरिंग करती रहती थी कि बस मुझे लोग देखें, मेरे काम को पसंद करें। मैं चेयर नहीं लेती थी, क्योंकि एंकर 4 शब्द बोलते ठीक है, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच गए थे। मेरा अपना अलग सिनेरियो था, मेरी अलग सोच थी, और मुझे समझाया भी जाता। तो मैंने कहा नहीं, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी। फिर जब ये पैर दुखते थे, तो ये पैर मैं बेड में मारती थी, क्योंकि आप समझिए मैं ऐसी चीज में घुस गई थी कि अगर मैं लौटी ना अब, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैंने पहले हरियाणा वाली बेल्ट पे काम करा है, मैं कह रही हूँ सबसे वर्स्ट बेल्ट थी वो। मैंने यमुनानगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर मैंने काम करा है। ये जो बातें आज मैं बोल रही हूँ, ये मेरे माता पिता को भी नहीं पता। क्यों? कि शायद मेरे पिता मुझे नहीं करने देते सर।
कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को इतना संघर्ष करना पड़े, और खास तौर से बेटियों को लेके होता है। तो तब मैंने जब अपने पिता के आगे रखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले ये क्यों? मैंने कहा पापा बस आप ये समझ लो कि ये आपकी बेटी की तरफ से है, आप इसको प्लीज पहनना। तो मेरे पिता ने वापस कर दी थी कि हमारे यहाँ बेटियों का नहीं लिया जाता। फिर मेरी मदर ने समझाया, फिर सर मेरे पापा ने वो रिंग पहनी। फिर ऐसी मेरी जिंदगी में आपको क्या क्या बताऊं सर। फिर मेरा डाउनफॉल आया एक बहुत तगड़ा। हमारी इंडस्ट्री में एक मलिक साहब हैं, वो बहुत अच्छे इवेंट्स करते हैं जो फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं। मेरे इन्फेक्शन हो गया, लीवर इन्फेक्शन आया, मैंने कहीं कुछ खा लिया था, क्योंकि टचवुड जैसे रहे अब एकदम से लाइफ, ठेले पे भी खाना खाया मैंने, कहाँ ठीक अपना था। मैं यहाँ भाई बड़े शब्द नहीं, भगवान बचाए नहीं बोलूंगी। मुझे इन्फेक्शन हो गया। मेरा लखविंदर सर के साथ मुझे शो मिला था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी सर। मैंने कहा था मैं बस कैसे भी काम कर लूं, लेकिन मैं एकदम सूख के लकड़ी हो गई थी एकदम, मतलब मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। फिर मुझे टाइफाइड भी निकल गया, मैं घर पहुंच गई, मैं एकदम हॉस्पिटलाइज हो गई। मेरे जितने शोज थे मेरे सारे कैंसिल करने पड़े। उस वक्त मैं चेहरा नहीं थी, तो लोगों को लगा कि मैंने उनको धोखा दिया है, मैंने कहीं और शो पकड़ लिए हैं। और एक बात मैं आज आपको बताती हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि ज्यादा दिल का साफ भी होना गुनाह होता है, ज्यादा सच्चाई बोलना भी गलत है। चालाकी बहुत जरूरी है, चालाक मैं नहीं थी। उस पल लगा कि बेटा एकता अब तुम्हारी गाड़ी गई। आप सोचिए ना, 2 महीने ऑन बैड, सीजन का टाइम, मेरा वैसे भी फेस कोई नहीं जानता, कुछ नहीं होता। फिर सर मैंने एक डिसीजन लिया, जब मैं ठीक हो गई, हो गया कोई बात नहीं, हो गया ना एकता, कोई दिक्कत नहीं। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा मास्टर्स अपना करो, आगे की पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने सबको प्रूव करा एंड यू आर गुड। और इनफैक्ट मेरे फादर ने मुझे गले लगाया, मेरे पापा ने बोला बेटा कोई बात नहीं है, ये जीवन है, इसमें हार जीत लगी रहती है, और तूने मुझे प्रूव करके दिखाया है। तू मेरी बेटी है, मेरा खून है, मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरे साथ था, हूं और रहूंगा। तो मैंने कहा पापा बस थोड़ा सा साथ और दे दो। कि क्या बता? मुझे दिल्ली भेज दो, क्योंकि मेरे पिताजी की पोस्टिंग उस समय हाथरस में थी, आपके मथुरा के पास। तो उस डिसीजन में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे घर नहीं था उस वक्त। और मैं पापा से कितने, जब आप 2 पैसे कमाने लगते हो ना, तो आपके अंदर एक बात आ जाती है कि आप अपने मुंह से कभी पैसा नहीं मांगोगे माता पिता से। मेरे पापा आए, मेरे हाथ में उन्होंने 50,000 रुपए रखे, ये पकड़ और जा, जो तेरा मन करे तू वो करना, बस शीशे वाली बात दिमाग में रखना। मैंने कहा ठीक है पापा। फिर आप मेरी किस्मत समझ लीजिए, आप मेरे कर्म समझ लीजिए। मैंने पीजी ना लेके मैं अपनी बुआ के यहाँ रही। मेरी बुआ गाजियाबाद में ही रहती हैं कुछ वक्त तक। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनके यहाँ रहती थी, मैं लोगों के पास मीटिंग्स करने जाती थी, आप मुझे प्लीज शोज दीजिए, एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, प्लीज बताइएगा। पूरे दिन फेसबुक पे स्क्रॉल करती रहती थी, रिक्वेस्ट भेजती थी लोगों को, फिर उनकी थकियानुसी बातें भी सुनना, उसमें हंसी में निकाल देना। क्योंकि जो आदमी होता है, जो मर्द होता है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है। अब उसको आप बाज कैसे लाएंगे? वो आपका वक्त लाता है। उस वक्त में आपको थोड़ा सा सब्र, सहजता, तू बोल ले आज तेरा वक्त है। अब रास्ता ऐसे ऐसे था सर। मुझे अपॉर्चुनिटी उस कंपनी ने दी जिसका इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, वो है बॉबी यश इवेंट्स।
जिनका मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से धन्यवाद करूंगी। वो ऐसे किसी एंकर को उन्होंने इनवाइट किया और उस एंकर के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई और उनको एकदम से एंकर चाहिए थी और मैं उनको रोज अप्रोच करती रहती थी। तो उन्होंने बोला, एकता आर यू फ्री? मैंने कहा यस सर। उनकी मैनेजर तन्वीन है और उन्होंने बोला ठीक है आज आ जाओ इवेंट पे। सर वो इवेंट था, उसके बाद मोनी एकता ने मुड़ के नहीं देखा। 15 से 12 पे तो पहुंच गई थी, वो बात अलग थी। 10-12 हजार रुपए तब मुझे मिलते थे, 10-12 मिलने लगे थे, मतलब डाउन में थोड़ा चली गई थी। 7,000 में भी काम करा, 8,000 में भी काम करा कि काम दो, ग्रूम करना है बस मेरे को। मुझे पैसे की नहीं थी, क्योंकि मुझे उसके बाद ना मुझे पापा मानते नहीं थे। पापा मुझे करते थे सहयोग, लेकिन फिर एक वक्त के बाद जब मैं बुआ के यहाँ रही और मुझे 1 साल 6 महीने बाद मेरे पास जब काम आने लगा, तो मैंने अपने पिता से कह दिया बस पापा अब नहीं, आपकी बेटी ने कर लिया है। क्योंकि मैंने वो 50,000 6-7 महीने आराम से चला लिए थे, उसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं होता था। और फिर जो मेरे पिता ने मुझे दिया था उस पैसे को मैंने अलग सेव करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल आता है, वो ये सर मैंने क्या कहा, इंसान अपनी आदत से बाज नहीं आता है। एक वक्त के बाद मैंने अपनी बुआ का घर छोड़ा, मैं रेंट पे रहने लगी। अच्छा, एक घर होता है कोठी, जब आप जाओगे और आप कोठी के बाहर खड़े हो तो आप क्या समझोगे, इसमें रहने वाला कोठी में रह रहा है। लेकिन आप और हम ये नहीं जानते कि उसके ऊपर एक सर्विस रूम भी होता है। तो जब प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे रूम्स दिखाए तो आगे वाले रूम की कॉस्टिंग थी 10,000, नीचे वाले की थी 6,000 और ऊपर पीछे वाले की थी 4,500 रुपये। उस पर टीन डला हुआ था, एक किचन अलग था, एक वॉशरूम अलग था। मैंने सर हिसाब लगाया कि बेटा एकता 6,000 वाला चलो अंकल ने 5,000 में दे दिया, तुम क्या करोगी इसका, बड़ा ही जगह है। 5,000 के हिसाब से साल के कितने हो गए, 60,000। और वहीं पे जो 4,500 वाला है ये मुझे कल को कितने में दे देंगे अंकल, 3,500 में, जब मैं उनको बोलूंगी रिक्वेस्ट करूंगी, या 4,000। तो कितना आ गया, 12 4 जा 48,000 और 60,000 को जब 60 में से 48 माइनस करेंगे तो मेरे कितने रुपए साल के बच रहे हैं। मैंने वो दिमाग लगाया, 12,000 रुपये बहुत होते हैं, 12,000 में तो मेरे मेकअप आ जाता उस समय। तो मेरा छोटा भाई माधव, जो इस समय आपके अमाफिट जिम का ओनर है, जो आपके बराबर में ही है, उस बच्चे को मेरी मदर ने मेरे पास भेजा कि तू अपनी बहन के पास जा और ये देख वो रह कहाँ रही है, क्योंकि वो वीडियो कॉल हमारी नहीं उठाती है माधव। अच्छा, वो मेरा बहुत सपोर्टिव भाई सर, बहुत सपोर्टिव। वो आया, फिर उसने भी अपनी पढ़ाई वढ़ाई करनी थी तो उसने वहाँ से अपना कि ठीक है इस बहाने में दीदी के साथ रहूँगा, उसने भी अपनी एजुकेशन, क्योंकि 12th का उसका पढ़ाई भी हो गया था और फिर वो अपनी आगे की तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज की उस समय। तो उसने कहा वहाँ से ना करके मैं दीदी के पास रह के कर लूँगा। वो आया, उसने देखा टीन डला हुआ है, छोटा सा कमरा, एक छोटा सा बेड, मतलब आपके इस स्टूडियो का भी हाफ रूम था सर। वो कपड़े साइड में भर के रखती थी, कूलर में सोती थी मैं। अब जिसने इतनी जो तपके आ गई, जैसे ना सोना को जितना तापोगे वो उतनी ज्यादा चमक देगा, तो मोनी एकता तो इतना ज्यादा तप चुकी थी, जो बर्थ पे बैठ गई, बसों में बैठ गई, ठेले पे खाना खा लिया। तो मैं तो बहुत कुछ देख चुकी थी। एक मोमेंट, सॉरी बीच में आ रही हूँ, एक मोमेंट ऐसा भी आया था, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, मेरी चप्पल टूट गई थी, मेरे पास 20 रुपए चप्पल ठीक कराने को नहीं थे, लेकिन मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया। मैंने कभी माता पिता को पता नहीं लगने दिया कि मैं इतने दर्द में हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे बढ़ना है, कैसे भी बढ़ूंगी, देखी जाएगी। फिर जब मेरा भाई आया, उसकी आंखें भर आई, मैंने कहा तुझे घर में नहीं बताना, कुछ भी हो जाए माधव। सर मैं इवेंट्स करने जाती थी, वो अंकल मुझे बहुत सपोर्ट और मुझे बहुत प्यार करते थे, हद से ज्यादा। वो आज भी अगर आप उनसे मेरे बारे में पूछेंगे तो वो मुझे इतना अप्रिशिएट आज भी करते हैं। एक तो मेरी व्यवहारिकता पे, व्यवहार पे, फिर एक लड़की इवेंट इंडस्ट्री में होने के बाद जैसे मैं रहती थी, झाड़ू पोछा लगाना, खाना भी बनाना, अपने भाई सेविंग्स कैसे करूँगी सर मैं, मुझे सब चीज़ें देखनी है। फिर मेरे पापा नहीं माने। मैं क्या करती थी, हाँ उस बीच रिक्शा नहीं करती थी, थैला ट्रॉली बैग लेती थी, खींचते हुए जाती थी। तो वहाँ एक घर बन रहा था फ्लैट, उसको ऐसे देखती थी मैं। तो उसके ओनर से मैंने बात करी तो वो बोलते हैं अंकल हैं ये घर ले पाएगी, ये शब्द, ये घर। उन्होंने उस समय जब उसके रेट बताया था तो वाकई में मेरे लिए तो भाई मतलब मैं ये घर कैसे ले सकती हूँ। लेकिन जब भी निकलती थी
एक दिन ये घर मेरा होगा, एक दिन ये घर मेरा होगा। बैग खींचते हुए जा रहे हैं, मेट्रो तक पैदल जा रहे हैं, फिर हम लोग वहां से मेट्रो कर रहे हैं, फिर हम आगे की अपनी वॉल्वो पकड़ रहे हैं। चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं मानी। किस्मत थी, मेरे बालाजी महाराज की कृपा थी। मैंने मन में सोचा, ठाना। मेरे पापा को एक दिन शक हुआ कि मेरी बेटी, बच्चा, बेटा मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाते, उठाते तो भारी क्यों होते हैं। मेरे मम्मी पापा ने प्लान किया, मार्च से पहले वहां पर एकदम इन्होंने छापा मारा, मम्मी पापा ने, और मेरे पापा लिटरली रो रहे थे। तो मेरे पिता का एक शब्द था कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज मेरे घरों में किराए पे लोग रहते हैं और मेरी बेटी आज अगर किराए पे भी रह रही है, मेरा बेटा तो ऐसे रह रहे हैं कि टीन डली हुई है। तो आप देखिए मैं कितनी किस्मत वाली हूं कि मेरे भाई ने बोला, पापा ये दीदी है, घर देखती है, वो हमारी हैसियत से ऊपर है। पापा बोले कोई बात नहीं, मुझे कुछ सेल भी करना पड़ा कर दूंगा, बता कौन सा घर है। सर मैं कसम खा के बोल रही हूं, मेरे फादर जैसा कोई नहीं है। He is the best person in the world. उनको चीजें समझ में आई। उनको सबसे ज्यादा ये हर्ट हुआ कि उनको सिर्फ एक ही शब्द उनके आंसुओं में निकला कि मेरी बेटी या मेरे बच्चे, जो हम लोग, हमारे यहाँ किराएदार खुद किराए पे रहते हैं, जो भी है, हमारे बच्चे ऐसे रह रहे हैं। अगर मैं आज आपको वो घर दिखाऊंगी तो आप भी कहोगे आप कैसे रह लेते थे, क्योंकि वो सर्विस क्वार्टर था। उसके बाद सर विद इन अ वीक वो घर मेरे लिए बहुत लकी था, क्योंकि मेरी गाड़ी चल पड़ी थी, कमा रही थी। जब पैसों का पता किया, पता लगी, सच में था कि हम लोग शायद ना ले पाए, तो मेरी मम्मी तो है ही बोल्ड। मम्मी ने बोला शर्मा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। फिर मैंने कहा पापा हम कर पाएंगे कि क्यों नहीं। तुरंत मेरे पापा ने क्या करा, उन अंकल से मिले पहले जिस दिन उन्होंने ये सब चीज देखी, और मेरे भाई ने जब ये चीज बोल दी थी सर, तो उस मोमेंट पे मेरे पापा ने उनके आगे जब बैठे तो उन्होंने बोला आप बहुत लकी हैं, ये सेल हो चुका था नागालैंड के आदमी को, लेकिन उनको यहाँ पे लोन उनका पास नहीं हो पाया था, और ये कुछ ही दिन पहले उनके हाथों से निकला है फ्लैट, बिल्डर्स फ्लोर में, 4th फ्लोर। अब हमारी वो वाली सोच के हमें तो छत भी मिल रही है, हम तो इसमें अपना गार्डन बना लेंगे। आप समझ रहे हो। फिर जब उनके पास बैठे, पापा ने कि भाई साहब कुछ नहीं, आप ये 50,000 रुपये पकड़ो, ये घर चाहिए। सर जैसे तैसे करके कंधे से कंधा, वो मेरी जिंदगी का सर सबसे बेस्ट मोमेंट था, सबसे बेस्ट। क्यों? उस वक्त मोनी एकता शर्मा अपने पिता के कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी, क्योंकि मेरी अकाउंट में इतना था कि मैं अपने पापा की हेल्प कर सकती। मेरे पिता ने, मैंने, मेरी माँ ने, तीनों ने एफर्ट्स डाले, और हम लोगों ने वो घर लोन पे ले लिया। और मेरे पिता ने वो घर कहा कि मेरी बेटी आज से इस घर में रहेगी। एक कमरे से 3 BHK में पहुंचा दिया मेरे पिता ने। वाह, यहाँ तो कपड़े अलग रखूंगी, खुद अलग रखूंगी। और आप मेरे पिता की नीयत देखिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे ये माना जाता है, मेरे माता पिता के, आप देख रहे होंगे बार बार पापा ज्यादा निकल रहे हैं मम्मी की अपेक्षा। ऐसा नहीं है, मैं अपनी माँ से भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पापा से मतलब अल्टीमेट वाला लव है। मैं मतलब मेरी माँ से भी बहुत है, क्योंकि मेरी माँ वो औरत है, मेरे घर की लक्ष्मी है वो, उसके बिना वी आर नथिंग। पर एक है ना पापा ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी का डंडा ज्यादा चलता है, तो पापा को सेव माँ करके की तारीफ तो सब कर देते हैं, पापा की नहीं कर पाते। मर्द रह जाता है कि यार हमारी कोई तारीफ ही नहीं करता है, क्योंकि उनके प्यार को तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है कि यार तो इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन माँ के प्यार को, कि माँ बहुत प्यार करती है हमारी। नहीं, मम्मी का अपनी जगह रोल है, लेकिन पिता का रोल ना कोई हर आसानी से अदा नहीं कर सकता, वो बहुत कठिन रोल है, समझना चाहिए उसको। उसके लिए आपके अंदर ना इतना ज्ञान होना चाहिए कि भाई पिता नेक्स्ट लेवल चीज है। जिनके पास पिता नहीं उनसे पूछो, समाज ना खाने को दौड़ता है। और मैं तो कहती हूँ मेरा सब कुछ चला जाए मुझे कोई सा नहीं है, मेरे पास मेरे माँ बाप रहने चाहिए सर। मेरे चक्कर में उन्होंने सुना है इसकी ड्रेस जला दो, ये कर दो, वो कर दो,
तभी तो मेरे पापा भड़क जाते थे, परेशान हो जाते थे। फिर श्री गणेश हो गया, हमने घर ले लिया सर। पापा के दिमाग में एक चीज चलती रहती थी कि मेरी बिटिया का इतना लगा है, ये लौटाना है। जी, मेरे पिता ने एक चवन्नी नहीं रखी। उसके बदले मेरे पिता ने मेरे लिए, कुछ वक्त लगा क्योंकि सर वी आर नॉट वेरी वेरी मच रिच, सब चीज देखनी पड़ती है, तो एक छत करी। पर उन्होंने वो एप्रिसिएशन कि हाँ अगर मेरी बेटी उस मोमेंट खड़ी रही है तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सर छत कर दी, समाज में कोई टेंशन नहीं है, हमारे बच्चे रह रहे। मम्मी पापा वापस हाथरस चले गए। उसके बाद सर बेड नहीं था, फ्रिज नहीं था, एसी नहीं था, एक कूलर लाए मैं और मेरे भाई खरीद के। ठीक है जी फिर हम नीचे गद्दा डाल लेते थे, इतना बड़ा घर गद्दा खिसका घूम रहे सारे गद्दा खिसका के सारे में हम सब करते रहते थे। वो इतना लकी घर निकला ना सर मेरे लिए। 6 महीने में वो घर भर गया मेरा, वो घर मेरा भर गया, मेरे लिए बहुत लकी घर। उसके बाद सर फिर ऐसी जर्नी शुरू हुई मेरी जिंदगी की, ऐसी जर्नी शुरू हुई कि आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं विकास स्टूडियो में बैठी हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे लोगों के आगे बैठी हूँ, इतनी अच्छी प्रोडक्शन टीम के सामने बैठी हुई हूँ मैं। मैं आज इस स्टोरी को शायद 15, 20, 25, 40 मिनट में बता दूंगी, या बता दिया मैंने। पर एक्चुअल में देखा जाए ना सर, ये मेरा 6 साल का संघर्ष। हर 6 साल में मुझे कहीं ना कहीं पे ठोकर मिली, फिर उठी। और ये रियलिटी है, या तो मैं कुंडली ऐसी लिखवा के लाई हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि जो भगवान को ज्यादा मानते तो हम इन चीजों को मानते हैं कि मैं हर बार हर साल पहले गड्ढे में जाती हूँ और फिर मैं उठती हूँ। और मैं आपको सत्यता बताऊंगी, 1.5 साल पहले मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया था सर। जितना पेमेंट लेती थी उसका डबल ट्रिपल पेमेंट लिया मैंने, और जिंदगी में इतना पैसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कमा पाऊंगी। आज मेरे पास भगवान के आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। कभी 20 रुपए की चप्पल ठीक कराने को पैसे नहीं थे, आज मेरी हैसियत है कि मैं 50,000 की चप्पल भी पहन सकती हूँ। और वो ऐसे नहीं बनी सर, उसके लिए मैंने मेहनत करी और आज भी मैं कर रही हूँ। उसके लिए चप्पल तोड़ी है, उसके लिए मैंने चप्पल तोड़ी है। चप्पल मतलब मैंने लोगों के मुंह से जो शब्द निकलते हैं सर, वो चप्पल खाने के बराबर होते हैं। अगर आपकी शादी हो गई ना, तो शादी के बाद आपको ससुराल वाले नहीं जीने देंगे। अगर अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, और अगर खराब निकल गए तो समझ लीजिए आपका तो वैसे लो, ये भी बड्डाधार हो गया आपका साथी अच्छा नहीं निकला तब आप वहां डिफीट खाएंगे, और साथी अच्छा निकल गया तो आप राजा बन के रहेंगे। तो एक महिला के लिए कहां संघर्ष नहीं है, आप मुझे ये बताइए ना। घर से निकलो तो आफत, नहीं निकलो तो आफत। आप करो क्या? आप मुझे एक बात बताइए, मैं आज आपसे आप दोनों जेंट्स बैठे हैं, अब ये बेचारे तो खैर क्या जवाब देंगे, ये तो बैकएंड में प्रोडक्शन वाले। अगर मैं 2 पैसे कमा के ला रही हूं तो क्या मैंने कुछ चरित्र के साथ खिलवाड़ किया तब कमाया, या कैसे? नहीं, अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से ही कमाया होगा। इसको आप अभी बोल रहे हो नहीं, मैं तो बोला गलत सर, इसको आप अभी बोल रहे हो। ये जो समाज है ना, ये जो हिंदुस्तान में जो थकियानूसी सोच है एक औरत जात को लेके, ये इतनी वाहियात, इतनी खराब है। मेरे को इसीलिए पॉलिटिक्स में उतरना है कि मैं हर उस मर्द को जवाब दे पाऊं कि भैया ये जो अपनी बुद्धि सुधार लो, अब मोनी एकता आ गई है, वरना तुम समझ लो कि तुम्हारा काम होना ही है। आई सपोर्ट वीमेन। यू शुड बी। पूरा विकास स्टूडियो वुमेन को सपोर्ट करता है। अच्छा, पूरा विकास स्टूडियो करता है। सर देखिए, आपको आप मेरी बात नहीं समझे। मैं आपसे कहाँ कहना चाह रही हूँ सर, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आप सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या बिल्कुल मतलब एकदम जेन्युइन, जैसे कहीं कोई बैठा है या हम रील्स देख रहे हैं, किसी लड़की ने शॉर्ट कपड़े पहने, एक्सपोजर ज्यादा पहन लिया, आप समझ रहे हैं, तो माइंड कहाँ जाता है?
वो आपकी हमारी गलती नहीं है। नहीं मैम, वो लेकिन अच्छा महान बन मैम, चुका यहाँ है। मेरा चलो आपसे एक काउंटर है। आप ये बताइए कि जो लड़की उसके 1 लाख फॉलोवर्स हैं, और वो फॉलोवर्स आपको भी पता है कि वो कुछ कंटेंट नहीं है उसका, वो सिर्फ ऐसे उसने फेस के सामने कैमरा रखा है और वो बस ऐसे झुक के वीडियो बना रही है, तो वो किस बेस पे चाह रही है कि लोग उसको फॉलो करेंगे? ये गलत है, ये गलत है, लेकिन इससे ये नहीं होता है कि वो लड़की भी गलत हो सकती है। हाँ, obviously। मैम मेरा ये मानना है कि हर इंसान की एक अपनी, ऐसा कह लीजिए, हर इंसान के पास अपनी एक आईसाइट होती है, और वो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस आईसाइट को किस तरह से यूज़ करता है। लेकिन हमारे देश में 99% जो आईसाइट है ना, जी, मैं उस ये पे ही आ महिला रहा को था, लेके गलत है। ये इसी पे आ रहा था मैम। एक्चुअली मैं सरप्राइज तो नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश भी हूँ, और आई गेस आई एम वेरी प्राउड ऑल्सो कि मैं जितने भी अपनी जगह बताई हैं सब मेरे गांव भैजोई के पास में ही है। अच्छा। सो आई बेसिकली नो कि किस तरह से, एंड यू नो व्हाट माइट बी, आई कैन ओनली इमेजिन कि क्या स्ट्रगल्स हो सकते हैं वहाँ पे। एंड आपकी कहानी सुन के तो आई गॉट मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा, और आई गेस इस चीज़ को लेके, मतलब मैं ही नहीं बट जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग ये सोचेंगे कि एक महिला को किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए, खासकर कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन ग्रैब करने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये जहाँ तक मेरा मानना है, जनरली लोगों को लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मूवीज़ हो गई जैसे इन जनरल, तो हम देखते हैं नेपोटिज्म वगैरह ये सब होता है, तो एक आउटसाइडर के लिए टू बी एबल टू अचीव समथिंग दैट बिग, आई मीन दैट्स कमेंडेबल, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये। बट मैम मैं ये भी एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, एंड जी। प्लीज़ मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा अरे अगर मेरे वर्ड्स आपको नहीं नहीं, मतलब थोड़ा प्लीज सा, प्लीज प्लीज। कि हमारी जो इंडस्ट्री में है इसको काफ़ी, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, एक इंडियन एक इंडियन माइंडसेट जो है वो इस जगह को बहुत ही अलग तरह से देखते हैं, कि कुछ लोग डरते हैं कि अगर हम अपनी बेटी को इस इंडस्ट्री में भेजेंगे, या फिर अगर हम काफ़ी लड़कियां भी आई गेस ये सोचती होंगी फ्रॉम टाइम टू टाइम कि ये इंडस्ट्री इतनी कैन बी हार्मफुल टू वुमेन। तो मैं बस यही जानना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंस में, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, या फिर एंड आई होप टू नहीं गॉड नहीं, की। मैं आपके इस बात का ज़रूर जवाब दूंगी, और प्लीज़ इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे बैठी ही दिल की बातें बताने के लिए हूँ सर। सबसे पहला एग्जाम्पल पापा का बता दिया था मैंने आपको, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ पर, और क्या था कि 6 बजे वह लड़कियां निकलती, हमारी लड़की रात में स्टेज पर, वो भी स्टेज पर क्या करेगी? हाँ, सबसे पहले मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, इवेंट इंडस्ट्री बिल्कुल भी खराब नहीं है। उसका रीजन मैं बताती हूँ। अगर हम खराब हैं तो दुनिया खराब है, अगर हम खराब नहीं हैं तो दुनिया बिल्कुल भी खराब नहीं है। मैंने आपको इनडायरेक्टली स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मुझे कैसे मैसेजेस आ जाते थे, फिर मैंने कहा बेटा कोई नहीं, सब्र कर लो, बाद में तुम्हें भी जवाब दिया जाएगा। आज वो हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, एकता जी बोलते हैं। एकता के आगे जी लगवाने के लिए मैंने 6 साल घिसा है अपने आप। और आपका सवाल गलत इसलिए नहीं है क्योंकि सर देखिए, जहां पर इवेंट नाम आ जाता है ना, तो जी ऑलमोस्ट इवेंट्स, नाइट लाइफ ही है ये हमारी। जी और नाइट लाइफ हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा डिफरेंट हो गई। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एकदम प्योर है, 100% अच्छी है, 1000% अच्छी है, नहीं। मैं फिर एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जब एक नर्स को लोग नहीं छोड़ते, एक कांस्टेबल को लोग नहीं छोड़ते, एक टीचर को लोग नहीं छोड़ते, तो ये इंडस्ट्री तो ग्लैमर है सर, इसको कैसे छोड़ देंगे? यहां पर सिर्फ एक चीज की कमी है कि कुछ लड़कियां, कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ, जो काम के लिए अपने आप को भटकाती हैं, जो कि गलत है। शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। अगर मैं इस पॉडकास्ट पे बोल दूं नहीं भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो सर मैं झूठ की भागीदार तो नहीं बन सकती। श्री राम का नाम लेके बैठी हूं मैं इस गद्दी पे।
शॉर्टकट अपनाने वाला 4 दिन के लिए अच्छा रहता है, 4 दिन बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप बूंदी का लड्डू कितने दिन खा सकते हो, मुझे आप जवाब दो। सही बात 1 महीने बाद तो आप उससे भी बोर हो जाएंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। फिर तो आपका भी बेसन खाने का मन करेगा कि मैं बेसन का लड्डू खा लूं। तो किसी का लड्डू क्यों बनना है भाई? अपने दम पे करो, अपने मेहनत पे करो। अगर सपोज करिए मैं किसी का लड्डू बन के, मुझे आज वो 1 लाख रुपए दे रहा है, क्यों लेने? वो 1 लाख रुपए चाहे मुझे 4 साल बाद मिल जाएंगे, 4 महीने बाद मिल जाएंगे, 6 महीने बाद मिल जाए, मैं उस 1 लाख कमाने के लिए अपने ऊपर ग्रूम करूँ ना, अपने आप को, अपने आप मेहनत करूँ ना। ऐसे ऐसे दिग्गज बैठे हैं ना सर इस इंडस्ट्री में, ऐसे ऐसे दिग्गज के जब आप उनके आगे बोलते हो ना, सर दिस इज मी एंड आई वांट वर्क, ओके एकता सेंड मी योर प्रोफाइल, डेफिनेटली यू विल गेट द वर्क। पर उस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करी है। रोडवेज बस भी ले ली सर, उसी समय अगर मुझे ऑडी की इच्छा होती ना सर, तो मुझे ऑडी में घुमाने वाले 4 लड़के मिल जाते। लेकिन मुझे ऑडी में किसी की में क्यों घूमना? अपनी ऑडी खुद खरीदूंगी, खुद दरवाजा खोलूंगी। जिस तरह यहाँ पर हर किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं है, उसी तरीके से हर इंडस्ट्री में एक जैसा बंदा नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर कोई अपनी अपनी सोच से आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरी साफ सोच सिर्फ एक है, मेरी इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, मेरी इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है ना, बस आपके अंदर, आपके सामने कुआं है, अब आप देख लो आपको पानी कैसे बाल्टी से कितनी जल्दी निकालना है। जल्दी तो शॉर्टकट से निकल जाएगा ना। ना शॉर्टकट क्यों लेना है, अपनी मेहनत से जल्दी से निकालो ना। अच्छा मतलब तुम शॉर्टकट के शौकीन हो क्या? ये कट कर दे रहा। एक्चुअली मैंने आपने सबसे पहले जब आपने स्टार्ट किया तो आपने एक नाम बोला, आपने बोला जय श्री राम, ठीक है। लेकिन जब एक लड़की अपने दम पे बहुत कुछ कर लेती है, इंडिपेंडेंट बन जाती है, और आपने बोला कि आप अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं। आपके पापा ने आपको रोका टोका भी क्योंकि समाज ने आके उनसे बोला, ठीक है। लेकिन जब एक लड़की खुद इंडिपेंडेंट बन जाती है तो सबसे पहले तो धर्म को अलग करती है कि इस धर्म की वजह से मुझे रोका टोका गया, इस संस्कृति की वजह से मुझे रोका टोका गया, मेरे माँ बाप ने मुझे रोका टोका, अब उनसे मतलब नहीं रखूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे रोका टोका। तो सबसे पहले तो वो इन चीज़ों को अलग करते हैं। तो फिर जो बाकी ये समाज है जो कुछ, तो वो इस चीज़ को देखते उनको लगता है कि यार जब एक लड़की इंडिपेंडेंट बन जाती है तो सबसे पहले वो इन चीज़ों को गाली देना स्टार्ट कर देती है, इन चीज़ों से रिश्ते ख़त्म कर देती है ना। तो जब तक वो डिपेंडेंट है तब तक तो उसके लिए सब अच्छे हैं, जब वो इंडिपेंडेंट बन के सबसे पहले वो लात इन्हीं में मारती है। तो आपको क्या लगता है कि धर्म की क्या कनेक्शन है, धर्म की क्या परिभाषा है एक औरत के लिए? सर धर्म, सर धर्म और कर्म, ठीक है, कर्म में का और धर्म में धा, बस ये अंतर है। अगर आप धर्म और कर्म से अपने आप को वंचित करेंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपको गड्ढे में अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको इस बात का जवाब दे देती हूँ, मैं ईश्वर को इतना क्यों मानती हूँ। और सर मैं जहाँ भी इवेंट करने जाती हूँ, दुनिया क्लब ढूंढती है, मैं सिद्धपीठ मंदिर ढूंढती हूँ। जब मेरा संघर्ष चल रहा था, मैं अमर उजाला दैनिक जागरण के लिए शोज करती थी हल्द्वानी, तो हमारे कश्मीरी गेट से सीधे वॉल्वो जाती है, मैं वॉल्वो पकड़ती थी। बीच में बीकानेर वालाज पे वहां पे वॉल्वोज रुकती हैं कि आप कुछ खा लीजिए फॉर अ स्टे, राइट। सर मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, भूख इन द सेंस एक्सट्रीम लेवल की भूख। मैं हल्दीराम पे गई, मैंने उनसे एक समोसा और एक कचौड़ी लिया। शुक्रवार का दिन था क्योंकि मैं माँ वैभव लक्ष्मी के फास्ट रखती हूँ। एक दादी जी सामने से गठरी बांध के, मेरी कोई भी बात बनी हुई नहीं है, सब सत्य बताऊंगी और सत्य ही बता रही हूँ, गठरी सिर पे थी और वो दादी जी सामने से जा रही थी। तो एकदम से मेरी नजर पड़ी और मैंने क्या कहा, यार एक चीज इनको, क्योंकि मेरी आदत है मैं कभी भी किसी को दिए बिना नहीं खाती, मैंने कहा मैं उनको दे देती हूँ, एक वो खा लेंगे एक मैं खा लूंगी। फिर मेरे मन ने क्या कहा, अरे नहीं एक तो तू भूखी है, छोड़, अब इतनी दूर कहाँ जाएगी, दे ना तू खा ले। सर समोसा खाया, समोसा गिर गया, कचौड़ी खाई, कचौड़ी गिर गई, मेरे पास वो अंदर वाला नहीं गया। पहला एग्जाम्पल। दूसरा बताते हूँ, जब मैंने आपको अपनी चप्पल वाली बात बताई थी, उस उपरांत मेरे पास उसके वो मतलब मेरा जिंदगी का इतना गंदा टाइम था, इतना गंदा टाइम था कि भगवान किसी लड़की को ना, कहते हैं ना चांदी की थाली में जन्म ले लिया पर आप उसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं,
है ना, वो था। सर मुझे भूख लग रही थी, मैंने एक चाय खरीदी और मैंने एक पैटीज खरीदी, ठीक है। मंगलवार का दिन था, मैं अपने बालाजी को बहुत मानती हूँ, मेहंदीपुर। वाइट धोती और कुर्ते में एक बाऊजी आए, मेरे सामने खड़े हुए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, और मैं चाय लेने वाली थी, सिप लेने वाली थी, मैंने कहा नहीं यार, बाऊजी बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को लेके ओवर इमोशनल। तो मैंने कहा कि पैसे नहीं, मैंने कहा बाऊजी ये चाय आप ले लो। फिर मैं पैटीज, मैंने कहा नहीं ये भी इनको दे दे, और मुझे भूख लग रही थी, मैंने नहीं खाया। मैंने कहा पैसे भी नहीं, अब मैं किराए में जाऊं या मैं खाऊं। पता नहीं क्या हुआ सर, मैं आगे बढ़ी, मंगलवार का दिन आज भी याद है, सफेद कपड़ों में थे, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो वो वहां से गायब, सिर्फ 5 सेकंड में। और मैंने बहुत दूर तक ढूंढा, वो मुझे नहीं दिखे। और उसी दिन मुझे रोड पे 2100 रुपए मिले थे। वो 2100 रुपए आज भी मेरे पर्स में रखे हुए हैं। मेरा गल्ला का पर्स खाली नहीं रहता सर। एक और चीज बताती हूँ, जब मैं अपनी बुआ के यहाँ रह रही थी, और जब मैं, देखिए ईश्वर आपकी कैसे परीक्षा लेता है। आपने कहा ना धर्म और कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जब मैं अपनी बुआ के यहाँ रहती थी और मेरी लाइफ में एक पल ऐसा आया कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। आप सोचिए ना, आप एक घर में रह रहे हो, आपको एकदम रेंट पे जाना, आप कभी रेंट पे नहीं रहे, आप ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। दिवाली के आसपास का वक्त था, इतनी एकदम सांवली लेडी थी, पाँव में चप्पल नहीं थी, मैं दिवाली का सामान लेने के लिए गई हुई थी। मैंने कहा पता नहीं मैं क्या लेने, मुझे वो याद नहीं है, मैं अपना पैदल जा रही हूँ आराम से टहलते टहलते, और मुझे तो वहां से लगेज पैक ही करना था, तो शायद मैं कुछ लेने के लिए गई होंगी। पता नहीं कैसा उनके ऐसे बोरा टंग रहा था और मेरी उन पे नजर पड़ी, और मैंने कहा ये ऐसे कैसे घूम रही हैं दादी जी, और पाँव में चप्पल भी नहीं है। अब आप सोचिए भाई, जिसका खुद ऑलरेडी पॉकेट ऐसे, तो एकदम मैंने उनको पकड़ा, मैं पीछे पीछे भागी। मैंने कहा दादी आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने, हाँ मेरे साथ चलो। मैंने उनका हाथ पकड़ा, चप्पल की दुकान पे ले गई, अपने हाथों से सर मैंने चप्पल पहनाई उनको। फिर मेरा फिर भी मन नहीं भरा, मैंने पूरा राशन भर दिया उनके लिए। आज भी मुझे वो दिन याद है, मेरे को उस ई रिक्शे वाले ने मेरे घर पे छोड़ा, और उसने मेरे से ये कहा कि दीदी मैं सर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहती कि मैं ना आपके जैसा इंसान नहीं देगा। मैंने, भैया बस तू इन्हें घर तक पहुंचा देना। सर जो मैं अपना सामान लेने गई थी ना, वो मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे थे। सर वो जो दिवाली आई थी ना मेरे लिए, मैंने बढ़िया कमाया, फिर नीचे आई, क्यों, मैं रेंट पे गई, फिर ऐसी सुनी ईश्वर ने कि मैं एक छत पे पहुंच गई। कहाँ, अगर मैं दिल्ली के घर में रह रही होती किराए पे, तो सर किराए का घर किराए का होता है। भगवान ने मुझे मेरी छत दी, तो ये क्या है, धर्म और कर्म दोनों मिल गए ना। धर्म मेरा ईश्वर, मेरा भगवान जिसके प्रति मैं इतनी समर्पित हूँ। कर्म कि मैं अगर कोई निवाला भी खाती हूँ तो मेरा ये होता है कि सर मैं भूखी रह जाऊंगी, और ये सत्यता है, मेरे घर में भी, मैं बाहर भी, कहीं भी हूँ, पर मुझे ऊपर वाला भूखा नहीं रहने देता। तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं, उसका नाम कैसे छोड़ दूं। अभी मेरा एक क्रिकेट मैच चल रहा था, मेरे को पूरा मतलब मेरा इतना सिक्स सेंस आई है, मेरे पे ईश्वर की इतनी कृपा है, जो बोल दूं वो होता है। मैंने कहा था, और वो उस टीम की मैं एज अ सपोर्टर थी, मैंने कहा ये टीम जीते ही कुछ भी हो जाए। मैंने कहा बाबा तुझसे मैंने बोल दिया है, तेरी बहन तेरी बेटी बैठी है, ये टीम हारनी नहीं चाहिए। सर आप बिलीव करना, जो दूसरी टीम थी ना उससे बल्ला नहीं हिला था। ईपीएल का खोल लीजिएगा आप फोन, अब कोई इसको कुछ भी माने, हर बात पे जय श्री राम बोलती थी, आउट, बहुत रेयर छक्के लगे। कौन कहता है भगवान नहीं है। इस टीम के लिए भी कुछ बोलती थी। सर इस टीम के लिए जब मैंने एंट्री किया था, ही इज लाइक माई ब्रदर। ये जितनी कम उम्र में काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, और जिस तरीके से इनको सक्सेस मिल रही है, मार्क माई वर्ड्स, आफ्टर 6 months कॉल करके बोलोगे कि जो आप बोल के गई थी ना पॉडकास्ट में, वो पूरा हो गया। इस चेयर पे ऐसे ऐसे दिग्गज आके बैठने वाले हैं जो ये सोच भी नहीं सकते। बस मेरे राम का नाम लेते रहना और फिर मुझसे बात करना। अभी मुझे जो उड़ान भरनी है ना सर, मैं इस चैनल के थ्रू बोल के जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं बनाएगा, मुझे मेरा श्री राम बनाए।
मुझे मेरे बालाजी बनाएंगे और बना रहे हैं। आज मैं इतनी संतुष्ट हूं ना अपने जीवन में, मेरे पास सब कुछ है। आप सोचो ना, जिसके पास कुछ नहीं था कैसे है। सर अगर मैं कहीं भूखी बैठी हूं ना, कोई मुझे 10 रुपए नहीं देगा। कौन देगा? मेरा ईश्वर अपने जरिए किसी को भेजेगा। और कर्मास क्या होते हैं मैं बताती हूँ। कर्म, अब तो कलयुग है, आ चुका है पूर्ण रूप से। कलयुग में आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। आप अभी जाना, किसी के एक थप्पड़ मार के आना, और 4 दिन बाद आप मुझसे बात कर लेना, अगर आपके डबल थप्पड़ ना मिले आपको। अभी जाना, किसी भूखे को रोटी खिला के आना, वो भी ऐसे वक्त में जब आपकी पॉकेट में पैसा ना हो। तब आप मुझसे बात करना कि अब आपकी पॉकेट में पैसा कहाँ से आया, आपको पता भी नहीं लगेगा। सर मैं बता तो रही हूं, मैं कैसे बताऊं कि मैंने इतना बुरा समय देखा है, और उस चक्कर में जब मेरे माता पिता को बाद में पता लगा, मैं यही कहूंगी ईश्वर किसी की भी बेटी को ना देखने को मिले। सिर्फ मेरी जिद ने, मेरे जुनून ने, क्योंकि मेरे एक ही है सर, मैं लल्लो चप्पू नहीं कर सकती, मैं हाथ नहीं फैला सकती, मैं सिद्धांतवादी हूं और मैं बहुत बलवान हूं। मैं आंखों से खा जाती हूँ सामने वाले को। अच्छे से बात करोगे तो यही आंखें आपके लिए प्रेम के रूप में दिखेंगी, प्रेम पूर्वक। और अगर आप मुझसे गलत रोए तो मैं आपको इन्हीं आंखों से ऐसा कर दूंगी कि आप आंखें नीचे करके मेरे सामने से चलते बन। लेकिन स्वाभिमान और सम्मान से बिल्कुल कोई वो नहीं है। और ऐसा नहीं है मैंने झेला नहीं है, मैंने सर बहुत कुछ झेला है, क्योंकि बहुत बातें ना पर्दे के पीछे भी रहनी चाहिए। मैंने बहुत लोगों के मुंह में नहीं रोक पाई, लेकिन सर मैं आज भी कुछ नहीं हूं अभी, लेकिन जिस दिन मैं होंगी ना, जिस दिन डंका बजेगा मेरा, मैं उन सबको जवाब दूंगी कि बेटा लो, मैं आ चुकी हूं। आज भी मैं गर्दन नीचे करके चलती हूँ, मैं हर किसी को प्रणाम करती हूँ और झुकती हूँ। उसका कारण है कि आज मैं आपको सम्मान दूंगी, आप तभी मुझे सम्मान देंगे। अगर आप अमीर हैं तो अपने लिए हैं, अपने घर पे हैं, यहां पे आप मेरे लिए सिर्फ एक इंसान हैं। तो सर ये सब चीज कर्माज में आती है। और जिस वक्त मैं इवेंटों पे जाती थी ना सर, आज से 6 साल पहले की बता रही हूँ, ये टीका कभी हटता नहीं है मेरा, ये और येलो रंग का। तो लोग मेरा मजाक बनाया करते थे, अरे अभी पूजा करके आई हो क्या, अभी पूजा पाठ, बड़ी पूजा पाठ वाली है ये वो। और आज वही लोग राधा 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 राम राम। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी नैया डूब रही है, तुम्हें बचाएगा वही। इसीलिए कहीं शर्म मत करो, ईश्वर ही है आपके और हमारे साथ। और मैं तो कह रही हूँ सर, देखो पीएम बनने की तो मेरी औकात नहीं, पर मेरी मम्मी का सपना है वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मैं अभी कहाँ पहुंचूंगी और कहाँ पहुंचने वाली हूँ। चीफ मिनिस्टर तो बनने वाली है, सोच रखा हो तो चीफ मिनिस्टर बनूं ना बनूं, विधायक ही लड़नी है मुझे। इसी बात पे जय श्री राम बोल देते हैं, ताकि ये जो भी आपके लिए, हमारे लिए और इनके मुंह से आपके लिए जो इतनी अच्छी बातें निकली हैं, दोनों सत्य हो जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल सत्य होंगी। जय श्री राम है। कहाँ से सोच रही हैं आप विधायक लड़ने का, मतलब कि जो मन है कि अभी कुछ रिवील नहीं कर सकती सर, अभी लगी हुई हूँ मैं अपनी मेहनत। अभी तो ठीक है, धीरे धीरे, पैसा भी चाहिए, अभी बहुत इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे। लेकिन अभी पहले मैं अपना इंडस्ट्री में टिक के वो कर लूँ, वो साइड बाय साइड अभी हल्का हल्का चल रहा है। पर मेरा सपना है कि मुझे सीएम तो नहीं बनना सर, ना मैं बन पाऊँ ना मेरी इतनी हो, लेकिन हाँ एक छोटी सी अगर विधायक भी बन जाऊँ, क्योंकि सर उसके पीछे एक कारण है। कारण नहीं है कि सब ये लोग ये कहते हैं कि दीदी विधायक है हमारी। जगत दीदी तो मैं वैसे भी हूँ, ये तो आपने अच्छा करा आपने कि दीदी विधायक है हमारी, लेकिन सर उसके पीछे एक कारण है। सर मैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सकती, लेकिन सपोज करिए मैं इनके गांव बहजोई की बन गई, एक एग्जांपल लीजिए, या मैं अपने बुलंदशहर की बन जाती हूँ। ये सपना है अभी, इसको भाई कोई पॉलिटिकल जरूरत तो वो मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ कि यार बहजोई की बस मेरा एक ही है, कमेंट कर दो कि बहजोई की नाली साफ नहीं है, मैं सड़कें टूटी हुई है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कर पाऊँ, और जो जेन्युइन लड़कियां हैं, गलत नहीं, गलत का सही का पता लगे, जो जेन्युइन लड़कियां हैं उनके लिए स्टैंड ले पाऊँ। बस मेरे ये 2 सपना। जब मैं किसी बड़े बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में देखती हूँ ना,
मेरा दिल रोता है, ऐसा मन करता है पता नहीं, देखिए बिना पैसे के तो कुछ है नहीं, कितना कर लूंगी मैं। और दान हमेशा गुप्त होना चाहिए, जितना दान मेरी जितनी हैसियत है या जितना मेरे पे बोला हो सकता है मैं करती रहती हूँ, पर संतुष्टि नहीं है ना, तो शायद मैं इस चीज से कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ। और मुझे ना पावर में, टॉर में रहना बड़ा शौक है, मतलब कि अभी भी मैंने कोई वो लड़कियां सेडान कार निकालती है, मैंने स्कॉर्पियो ली, टॉर। स्टेज पे लड़की हूँ और स्टेज के बाद आप मुझे पूर्ण रूप से एक लड़का देखेंगे धाकड़ वाला, जब आपसे बात करूंगी हाँ जी 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 जी, और जब आप मुझे वैसे देखेंगे अरे हटरा ना हटरा ये वाली तो मेरा भाई ज्यादा अच्छे से लैंग्वेज बोल लेता है, मैं थोड़ा वीक हूँ, लेकिन हाँ मेरे अंदर ना एकदम हरियाणवी एक्सेंट। हाँ क्या कह रहा था बे? अभी हुआ था टोल पे कांड, मेरे पेरेंट्स इसलिए डरते हैं, आए मेरा फालतू का दिमाग खराब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चीज नहीं, ठीक है कई बार फास्टैग नहीं काम करता है, आप मुझे टाइम दे दीजिए, आप वो कर लीजिए। एक लड़का आया, क्योंकि आजकल टोल पे बहुत बुरा हाल चल रहा है, गुंडई सर ज्यादा चल रही है, अभी पंचायत भी चल रही है, कुछ लोग आंदोलन भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत उल्टा सीधा लोग चार्ज कर रहे हैं। अपना मतलब टोल वाले आजकल ज्यादा नहीं उल्टा हम कह रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको एक सलीका होना चाहिए बात का, क्योंकि ग्रुप में रहते हैं तो सोचते हैं कि सामने वाले को एकदम दबा दो, एकदम दबा दो, राइट। अब क्या सीधे ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी फोड़ते हैं। अच्छा अब क्या हुआ, हम अपनी गाड़ी में बैठे थे, एक बार दो मैंने की भैया पीछे गाड़ियां आप निकाल दो, मैं आपको कर दूंगी, ठीक है जी कोई बात नहीं। वो खोल नहीं जा रहा था, लड़का छोटा सा था, एक हाँ क्या कह रही हो, मैंने क्या कह रही हूँ, मैंने कहा भैया मैंने आपसे कहा बस आप एक्चुअली हमारा ये प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं तो मैं 350 रुपए देने होंगे, ये वो, दिस इज नॉट अबाउट 350 रुपया, दिस इज ऑल अबाउट जेन्युइनिटी। और मैं जब आपसे प्यार से, तो आप अपना एक्सेंट, आप हरियाणा के हो, मैं मान रही हूँ आप कहीं के भी हो, बट आप मेरे से आराम से बात करो। सर बस उसने ऐसा कुछ बोला, मेरी खिटक गई खोपड़ी, मैंने पकड़ा उसका कॉलर, मैं मतलब पहले मैं उतरी गाड़ी से, मेरे गाड़ी में खींचा, भाई मत उतर मत उतर, मैं उतरी, ठीक है पीछे से माधव डंडा था नहीं गाड़ी, अच्छा गाड़ी में डंडा नहीं था, ये किस्मत अच्छी थी, माधव भाई आगे से डंडा रखना है गाड़ी में। अब मैं तो गई सर, अपने 3 मेरे वहां उस समय, मतलब एक वो आदमी के साथ 2 और नमूने आ गए, ठीक है एक फीमेल आई, मैंने कहा मैम आपकी रेस्पेक्ट है अभी आप हट जाओ। सर अकेली ने तीनों पीटे, और मेरा दीदी अब तू चल, दीदी अब तू चल, मैंने गाड़ी से तू नीचे नहीं उतरेगा। मैंने बोला, मैंने कहा जब मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ, आपसे तहजीब से बात कर रही हूँ, आप अपनी गुंडी किसको दिखा रहे हो, किस बेसिस पे दिखा रहे हो, आपने जनता को परेशान कर रखा है, आप आते हो आप ये सोचते हो कि पता नहीं आप क्या कर दो, अरे भाई अपनी गुंडी अपने पास रखना, मुझे थोड़ी दिखा देगा, मैं आपसे तहजीब से बात करूँ, आप मुझसे तहजीब से बात करो। सर बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है मुझे, बस। विधायक तो आप बनेगी, आपके डायलॉग में आ गया वो वाला कि जनता को परेशान कर रखा है। आप शब्द बहुत जल्दी पकड़ते हैं, अच्छे पकड़ते हैं। आपने एक बात कही कि मुझे मोहब्बत हो गई, काम से भी और वैसे भी। तो उनका नाम नमन है जी, और तो वो अलीगढ़ से हैं। तो नमन तो बिल्कुल नमन ही रहते होंगे आपके सामने? नहीं ऐसा नहीं है, वो नमन रहने वाला इंसान नहीं है, और हम एक दूसरे के साथ 12 साल हो चुके हैं, और बहुत अच्छा इंसान है वो। बाकी ठीक है, मम्मी पापा ही पॉडकास्ट देखेंगे। बहुत सपोर्टिव रहा है मेरी लाइफ में, और मतलब सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है, मेरा बंदा हैंडसम भी बहुत है और बहुत प्यारा है, बहुत उसकी जितनी तारीफ करूं तो उसके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, थोड़ा वाह वाह करिए, वाह 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 वाह। ये नमन आपके लिए है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम यानी कि शराब, ठीक है, वो हम आजकल लोग बहुत पी रहे हैं, लेकिन माफी चाहूंगी, मैं ये काम नहीं करती कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक तो सारी उतर जाएगी, अब तो एकता ने नमन की नजरों से पी ली है, अब मेरी उम्र यूं ही गुजर जाएगी। अरे क्या बात है। तो बस क्या सबसे अच्छी बात लगती है नमन की? बीच में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वरना वो सपोर्टिव है, मतलब मुझे बीच में मम्मी के सुनने लगता है। बस उसके अंदर एक ही कमी है, वो थोड़ा कानों का कच्चा है। अच्छा, ऐसा नहीं मुझे कंट्रोल में ले आती हूँ, लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा है, वरना वो इंसान बहुत मुझे सपोर्टिव बहुत है, लेकिन और
सबसे बड़ी बात, वो बंदा मुझ पे शक नहीं करता है। आप सोचिए ना, मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं नाइट लाइफ में हूँ, मैं, और कभी फोन करके नहीं पूछा कहाँ हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है उस इंसान का। कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे को, कभी मेरे से चीची चीची नहीं करता है। बस कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ जो उसकी अच्छाई है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि बुराई, सर बुराई तो मुझ में भी कुछ ना कुछ होगी, ऐसा कोई नहीं है, फिर तो हम भगवान ही हो जाएंगे। बट बीइंग अ मेल, मैं नमन के लिए इतना कहना चाहूंगी सर, उसने मेरा उस वक्त हाथ पकड़ा जब मैं कुछ भी नहीं थी। वो शुरू से एकदम हैंडसम पर्सनालिटी रहा, और गर्लफ्रेंड्स वाला लड़का था वो उस वक्त। तो गर्लफ्रेंड्स नॉट गर्लफ्रेंड, हाँ तो उस वक्त मैं चले तो एक्चुअली मेरे लिए शर्त लगी थी कि ये लड़की बड़े टोरे में रहती है और इसे फंसा के दिखा। नमन को बोला गया, वो लड़का आपका रामपुर का हमारा दोस्त। अच्छा। हाँ, तो उसने बोला ठीक है, मैं इसे फंसा के दिखा सकता हूँ। अब मैं वही लड़कों वाले स्टाइल में रहना, टांग चौड़ा के चलना, मुझे कौन लड़का पसंद कर रहा है जी। मेरे को कोई लड़का पसंद नहीं करता था मेरे से तो, और मुझे तो खैर आज भी नहीं करते। रीजन है मेरे से पसंद तो करते होंगे पर पहले डर जाते होंगे ना। ये है, नमन को बोला गया कि ये बड़े टॉर में रहती है लड़की, और यार सिंगल है, इस क्लास में सब मिंगल है, इसको तू फंसा के देखा। तो सबने बोला ये फंसने वालों में से नहीं है। तो हमारे नमन जी ने शर्त लगा ली, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। टॉल तुम्हारा जा रहा है तो अब नमन जी क्या हमारे डेली सुनता हूँ ये तो मैं तो हमारे नमन जी शुरू हो गए, अच्छा सर एक बात बताइए, जो लड़की संघर्षों में रही, कभी लड़के का सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं देखिए मैं बॉय कट बाल रखती थी, मैंने आपको बता ही दिया, इतनी ग्रूम्ड पर्सनालिटी में थी नहीं। बचपन से हमारे पापा के बगल में एक रिवॉल्वर लगी रहती थी। हमारी मम्मी का ये कहना था कहीं गलत देख लिया उड़ा दिए जाओगे, है ना। तो हमें कभी ये चीज दिमाग में ही नहीं आई। अब सर जब हमारे लिए शर्त लग गई, हमें पता नहीं, अरे लड़का आ रहा है कंप्यूटर साइंस रूम में जा रहा है, हमारे लिए गेट खुल रहा है। यार ये कैसे हो गया, मुनी एकता के लिए कोई गेट खोल रहा है। फिर सर छोटी 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 चीजें ना उसकी मैं नोटिस करती थी, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार चलो, अच्छा मेरी क्लासमेट एक बहुत अच्छी दोस्त थी कुष्मिता राणा, हमारी आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो एबीपी न्यूज में वर्किंग है। तो ऐसे ही सर धीरे धीरे करके हम रोटी बना के ले जाने लगे उसके लिए कुछ देर। अच्छा वो खाता था 32 रोटी अब आप सर सोचो ना, मैं पढ़ने गई हूँ यार पूरी वो। अच्छा धीरे धीरे ऐसा नहीं था, छोड़ना था ये तो छोड़ना था। दरवाजे खुल रहे थे दिल के। जब रूम तो मेरे ले ही लिया था, तब तक तो इतना हम लोग अटैच नहीं हुए थे। इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम नहीं ले सकती मैं। हाँ आपको एक मजेदार स्टोरी और बताती हूँ, अब याद आ गई मेरे को। भाई दरवाजे खुल रहे हैं, हम सुबह 6 बजे उठ जाती थी सर मैं, 32 रोटी बना के नेट 32 to 35 रोटीज लेके जाती थी। ये और इसके दोस्त खा लेंगे, थोड़ी देर में पता लगता था कि अकेले नमन जी खा गए। ठीक है जी खा लिए कोई नहीं। अब सर उसने जब मुझसे बात करी कुछ वक्त बाद, क्या हुआ, हमें एक लड़की थी उसने बोला एकता पता है तुझे तेरे नमन का ना कहीं और भी अफेयर है। मैंने कहा सच बता। बोली हाँ सर, मैं गई और नमन को पीटी आई। वाह मैंने कहा नमन क्या पंगा है। वहां एक डब्बा रखा था, मैंने लिया और मार दिया उसके खींच के। मैंने कहा मेरे अलावा कोई और, या तो तू मुझे बता देता। भाई मेरे से फ्रेंडशिप मत कर जब तेरी फ्रेंडशिप है तो। बोला मेरी देवी माँ, मेरी ना कोई थी ना कोई है। मैंने कहा ये तो तू नहीं बोल सकता, नहीं थी वो बात अलग है, मेरे आने के बाद। तो सर मेरा उससे ऐसा अटैचमेंट हुआ कि वो ऐसी पर्सनालिटी है, मैं उसकी पिक दिखाऊंगी आपको कि हाँ ठीक है, अब भाव ना बढ़ जाए इसके बिल्कुल भी, कि उसे पलट के लड़कियां देख लेती थी, जो पलट के देखती थी समझ लो वो पिटेगी। हाँ मैंने बहुत लड़कियां मारी हैं उसके चक्कर में। फिर बस हो गया, तुम क्या करती हो, मैंने कहा, फिर थोड़ा उससे इमोशनली अटैच हुई, उसको बताया कि मैं ये करना चाहिए, कि कोई बात नहीं एकता तू कर। उसने फिर कैमरा खरीदा मेरे लिए, मेरी वीडियोस बनाता था, एडिट करता था, रील्स डालता था, आपकी यूट्यूब पे भी है वो। उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है सर। बस ऐसे धीरे करते 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 आज हमें एक दूसरे के साथ 12 साल हो गए, और वही जिंदगी में एक ही बंदा है सर मेरा।
मैं मेरे लिए एज अ हस्बैंड, एज अ लवर, एज अ फ्रेंड मेरा है। वो किसी के पास हो जाए तो पता नहीं, फिर तो वो मार दी अरे जाएगी। डिब्बा नहीं पता उनको? पता है वो लेकिन वो डरता कम है ना थोड़ा सा क्योंकि मैं इमोशनली अटैच ज्यादा हूँ। तो बस सर ये मेरी स्टोरी है प्यार में तो। और ज्यादा सर देखो, और हाँ एक चीज रही मेरी, ये नमन भी सुन लेगा सर, आज तक मैंने अपने बंदे से 2 रुपए नहीं लिए हैं। आज तक हम लोग एक दूसरे के साथ कभी मूवी देखने बाहर नहीं गए हैं। हम लोग आज तक कभी किसी डेट पे नहीं गए हैं। आज तक मैंने अपने बंदे से कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे ये ड्रेस दिलवाओ। आज तक का रिकॉर्ड है। मैं एक रिलेशन में हूं, वो मेरा प्यार है, वो मेरे पैसे का जरिया नहीं है। मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन हूं। कम कमाऊं या ज्यादा कमाऊं या बिल्कुल भी ना कमाऊं, वो अपनी खुशी से उसका कुछ मन है वो अलग चीज है। बट 12 साल के रिश्ते में मैंने सिर्फ उससे एक गिफ्ट लिया था, टाइटैनिक वाला स्टैच्यू। वो आज तक मेरे पास है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारा रिश्ता इतना प्योर है। और हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, तो मैं हटो मैं हूं, या वो कहता है तू हट मैं हूं, फिर हम 50-50 कर लेते हैं। 12 साल के रिश्ते में सर ये सीन है हमारा, और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि मैं जी बनावटी पने के लिए झूठ बोल रही हूँ। वरना लड़कियों का क्या मन नहीं होता सर, शॉपिंग करें ये नहीं सर, वो मेरा प्यार है, वो मेरा बुलबुल का बच्चा है। उसको मैं उससे क्या मांगूंगी, क्या? बस मुझे एक चीज है सर, मुझे लॉयल्टी चाहिए, मुझे टाइम चाहिए कि हाँ मुझे टाइम। तो टाइम तो आप ही तो कम टाइम देती होंगी। वो कम देता है सर। अगर मैं स्टेज पे इवेंट भी कर रही हूँ ना, खड़ी हूँ सर, कितना भी साउंड हो, 12 बज रहे हो 2 बज रहे हो, मैं उसको 3-4 बार तब तक फोन कर डालती हूँ, कहाँ है तू, खाना खाया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मेरी नींद खराब हो रही है, तेरी क्यों नहीं करूंगी मैं? उसकी कोई उसकी नींद खराब हो, कुछ भी हो। और वो फोन पीपल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। वो एक मैसेज डाल देगा, ये पूरे दिन में अगर उसकी एक कॉल भी आ जाए ना, तो आप बहुत बड़ी बात समझ लो। वो सोचता है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। फिर मेरी आदत गंदी क्या है कि अगर मैं कॉफी भी पी रही हूँ ना, उसका भी मेरा स्टेटस लगता है, तो कह रहा तेरी स्टेटस जिंदगी बताते तो रहते, तू क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, तो वो इसलिए डिस्टर्ब नहीं करता है। ये है सर, मेरा बिल्कुल प्योर वाला है, मेरे अंदर उसको लेके कोई लालच नहीं है। वो कम कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मेरा कोई रोल नहीं है। बस ये है कि अगर वो मेरा है तो बस वो मेरे पास रहना चाहिए। जिंदगी काट लेंगे, कोई बात नहीं। 2 रोटी सुबह खानी है, 2 रोटी दोपहर खानी है, 2 रोटी शाम को खानी है। और सर एक सिद्धांत है मेरा, अगर मैंने अपने पिता से, अगर मेरे पिता, मुझे पता है मेरे पिता 500 रुपए की मुझे क्रीम दिला सकते हैं, तो मैं अपने पिता से 250-300 रुपए की डिमांड करूंगी। इसी तरीके से कि कल को अगर मेरे बंदे के पास जितना है, अगर मुझे 15,000 की चीज लेनी है, तो वो मेरे पास है पैसे तो मैं लूंगी, मैं उससे नहीं कहूंगी अगर तेरे पास 200 है, मैं 200 में खुश हूं। क्योंकि मैं स्ट्रगल करके ना खाने वाली लड़की हूँ, मुझे उसका चस्का लग चुका है। आप अभी बोलो ना कि आप इतनी दूर पैदल जाइए और आपको ये काम करके आना है, सर काम करूंगी, शिद्दत से करके आ जाऊंगी, मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप ये सोचो ना कि अभी आप मुझे पका पकाया दे दो, मैं 1-2 दिन फिर मुझे स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है। यही मैं अपने रिलेशन में रखती हूँ, मेरे को उससे कोई एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं है। बस लॉयल रहना भाई, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा साफ हूँ और कमज़ोर हूँ। क्लाइंट बन जाए जो मतलब कभी शोज वगैरह पे जाते हैं, लाइव शोज पे करते हैं, तो इतनी ज्यादा वो डिमांडिंग होते हैं कि मतलब आप जरा सा स्टेज से उतर जाना, तो इसके तो मैं देखिए पहली बात तो क्लाइंट हमारा भगवान है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ होते हो तो इस लेवल का क्लाइंट मिलता है, फिर आप जब पढ़ते जाते हो तो फिर आपका लेवल अप होता चला जाता है। पर जब मैं यहाँ थी तो मुझे हर तरीके का क्लाइंट मिलता था। और फिर मेरी बेल्ट क्या थी? हरियाणा,
यूपी का बिल्कुल गुंडई क्षेत्र है ना, जहाँ पे जल्दी एंकर जाना पसंद नहीं करती थी, पर मैं बोल्ड थी और मेरे को मौका मिल रहा था। एक बार सर मेरे साथ हुआ था, फिर मैं उस बेल्ट पे कभी गई नहीं जिंदगी में काम करने। यमुनानगर के पास सहारनपुर है सर, वहाँ पे अंधा पैसा है लोगों पे। उस समय मेरा कोई लेवल इतना अच्छा नहीं था, पर अच्छी इवेंट कंपनी मुझे काम देती थी। अच्छा सर, अब अपना एक क्लास है, अपना एक अलग वो है, एक अलग लेवल के शोज होते हैं वहाँ पे। तब पता है क्या होता था कि परफॉर्मर्स आती थी डांस करने, सोलो परफॉर्मर्स। क्या था, मैं स्टेज पे थी, मैं अपना बोल रही थी और मेरे से उन्होंने कुछ बोला, मैंने इग्नोर कर दिया। ये बोला होगा ना ये कब नाचेगी, इन- खुलकर बोलो ना। नहीं नहीं, ये नहीं बोला था। अच्छा, ये जो नहीं सच है वो बोलूंगी। ना 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 ना, ये नहीं। अगर ये बोलता तो वो जिंदा ही नहीं बचता। ये तो आप समझ जाओ, अगर ये शब्द मैं सुन लेती तो वो जिंदा बचता नहीं। उसका तो मतलब समझ लो, वहां तू कितना भी बड़ा क्लाइंट हो, मेरी जूती से। मैंने आपसे क्या कहा, सम्मान के साथ मोनी एकता कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। उस वक्त उनका था कि जल्दी से वो डांसर परफॉर्म करने आ जाए कैसे भी करके। अब सर एक कोई आर्टिस्ट गया है, वो चेंज करेगा, उसको टाइम लगेगा। हमें कुछ काम दिया हुआ है कि आप ये बोलो और लड़का लड़की आने वाले हैं, आपको उनका वेलकम करना होगा। सर सारे के सारे तो गुज्जर, भट्ट पिए हुए। अब गुजरों की बुद्धि कहाँ होती है? ये भी हमारे इधर से अच्छा आप गुजर है, पर आपकी बुद्धि तो मुझे यहीं लग रही है सर, थैंक यू। है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक कर रही हूँ। सब गुजर एक से नहीं होते, लेकिन ये पीने के बाद सच में ना इंसान नहीं रहते हैं। जी ये सर रियलिटी है, ठीक। अब क्या हुआ सर, उस मोमेंट पे उन्होंने मुझको बोला, मैंने एक बार इग्नोर किया, 2 बार, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं उनकी बात कैसे सुनूं। अच्छा मैनेजर आया भागा भागा, बोली सर आप हमें बताओ ना, मैं तो इससे ही कहूंगा, मैं तो इससे ही कहूंगा। अच्छा ये और शब्द, फिर उंगली करके, मुझे बड़ा क्वर्ड सा लगा। मैंने अपना बोला और मैं अपना आगे चलती बनी। एकदम बोले, ओ मैडम जी मेरी सुन लो, भेजो अगली परफॉर्मर को। और एकदम से उसने रिवॉल्वर निकाल ली, और वो, क्योंकि वो बिल्कुल पी के धुत्ते, उन्हें नहीं पता था क्या कर रहे हैं। अच्छा सर एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जिसके घर में फंक्शन होता है वो कभी ऐसी हरकत नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल सही क्यों? उसको अपनी डिग्निटी प्यारी होती है, उसको अपनी इज्जत प्यारी होती है। किसी की बेटी का फंक्शन है, किसी के बेटे का फंक्शन है, वो अपना फंक्शन कभी खराब नहीं करेंगे। अब वो दूर के थे, दोस्त थे, क्या नहीं थे सर। मेरी सर तीसरा नेत्र खुल गया। फोपा होगा पक्का, हैं? ये फोपा होगा पक्का। फोपा करते हैं ऐसे काम जिससे खराब हो जाए मामला। नहीं, उनकी कुछ बेइज्जती फूफा हो तो जाए। बहुत अच्छे होते हैं। मेरी जो भी वायरल हुई है वीडियो, गुजरात के फूफा थे, देखो ना कितने क्यूट फूफा जी थे वो हमारे। उन्होंने मिलियन क्रॉस करा दिए। कुछ फूफा बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको, मुझे लग रहा है आपको फूफा अच्छे नहीं मिले, है ना? तभी थे तो अंदर से अच्छे। निकल रहा है आपके। वो कोई दोस्त या कुछ थे। सर मेरा तीसरा, मैंने कहा सर एक्सक्यूज मी, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस इज माई जॉब। आपको जो भी कहना है आप मेरे मैनेजर से कहिए, ठीक है सर। फिर मैं स्टेज से उतरी। अच्छा सर मैं किसी का ऐसे कभी अपमान नहीं करती हूँ। मैं उतर गई स्टेज से। फिर जो मेरा फूटा गुस्सा, इवेंट वाले, मोनी बेटा, एकता बेटा बेटा परेशान, गुस्सा मत कर। मैंने कहा मैं आपका शो ही नहीं कर रही, पैसे रखो, मैं जा रही हूँ अपने घर, मैं जा रही हूँ, कुछ भी कर लो। सर मैंने बैग पैक करवाया, ड्राइवर को बुलवाया, ये बात है आपकी 2017 की, ठीक है। बुलवाया, मेरे साथ वो परफॉर्मर भी आई हुई थी, उसने बोला मैं तो मोनी के साथ हूं जी। लो जी, मैं भी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। सर मैं तो गाड़ी तक पहुंच गई थी, लड़की का पापा आया भागे भागे मेरे पास, बोले बेटा पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने कहा सर माफी क्यों? अच्छा सर किसी बिटिया के पिता हैं वो। जब उन्होंने बोला आप समझ लीजिए, मैं वहां खत्म हो गई। मैंने कहा सर अब मैं पहले काम करूंगी, बाद में बात आपसे करूंगी। मैंने फिर सर पूरा फंक्शन करा। वो आदमी कहाँ गया किसी को नहीं पता, क्योंकि उन लोगों ने उसको गायब कर दिया। तो सर ये मेरे साथ हुआ है। आप समझिए, अगर वो रिवॉल्वर गलती से चल जाती तो क्या होता? पीने वाले को तो नहीं पता ना वो क्या कर रहा है। ऐसा हम लोगों ने बहुत सुना भी होगा, स्टेजेस पे हुआ है, लेकिन सर मैं डरी नहीं। अगर वो, मैं उस समय अपने रोल में नहीं होती, क्योंकि सर मैं उस समय काम कर रही हूँ, मैं अपनी रोजी रोटी पे खड़ी हूँ, तो मुझे उसी शालीनता से रहना होगा। अगर ये ही ना सर मैं अपने अलग रूप में होती, तो वो रिवॉल्वर का मुंह घुमा के उसके माथे पे रख देती मैं। बस ट्रिगर दबाना रह जाता, तो जेल से में मुझे जाना नहीं है, ट्रिगर नहीं दबाती, पर उसका पसीना छोड़ देती कि हाँ तूने किसकी तरफ उंगली करी है। सर जो एक औरत जात होती है ना,
जब वो घर से निकलती है, अगर मैंने साड़ी भी पहनी होगी ना, तो जो उसमें बीच का पेट दिख रहा होगा उस पे भी इंसान चूकेगा नहीं देखने के लिए। अपॉर्चुनिटी। औरत कहाँ सेफ है? और औरत को खुद सेफ बनना चाहिए। और मैं एक चीज और कहती हूं आज आपसे, बिल्कुल सत्य बात, जितनी भी महिलाएं हैं आज के टाइम में 80% महिला गलत है। तुम फेमस होने के लिए अर्धनग्न काम करो, वो गलत है। अब अगर मैं यहाँ क्लीवेज, देखिए सर मैं पहनती हूं, मैं क्लीवेज भी है, बैकलेस भी पहनती हूँ, ये भी पहनती हूँ, लेकिन वो मुझ पे अच्छा लगता है या नहीं, एक तो तब मुझे पहनना चाहिए। दूसरा, मैं अपने काम के लिए पहन रही हूँ, मैं ऐसे लोगों में बैठती उठती हूँ जिनके लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। करेक्ट। ठीक है, पहले तो नहीं पहनती थी जब मेरा स्ट्रगल था। और तीसरा, आप में टैलेंट है ना, आपको काम टैलेंट के ऊपर मिला, ये एक आपका एक्सेसरी हो गया, ये आपको अपना कैरी करना है, कैरी आपको करना है, ऐसे। ठीक है। लेकिन स्पेशली मेरे अंदर टैलेंट कुछ नहीं है और मैं ऐसे क्लीवेज दिखा रहा हूँ या मैं कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ कि भाई मुझे फॉलोवर्स मिल जाए, तो वो तो सरासर गलत है। तीसरी चीज, सर जब तक मैं नहीं चाहूंगी ना, आप मुझे गलत निगाह से नहीं देख पाएंगे। तो हम मर्द जात को कहां से गलत बोलते हैं? शायद काफी फीमेल्स मुझसे इस बात पे नाराज हो जाएं, लेकिन सत्यता यही है, जब तक मैं सामने वाले को इशारा नहीं करूंगी, सामने वाले की हैसियत नहीं है वो मेरे बराबर में आके खड़ा भी हो जाए, वो सिर्फ बोल सकता है। एक चीज और है, जब कोई लड़की हाथ में नहीं आती है तो सबसे पहले उसके चरित्र पे उंगली उठाई जाती है। आप किसी के चरित्र पे उंगली उठाने वाले हैं कौन? आपने देखा है? जब तक आप आंखों से ना देख लें, आप कभी विश्वास मत कीजिए। मैं मानती हूं कि हर लड़की सही नहीं है और हर लड़की गलत नहीं है, लेकिन आज के टाइम में जो सत्यता है, 80% गर्ल्स सच में गलत हैं। वो अपने आप ही अपनी चीजों का प्रदर्शन कर रही हैं, अपने आप ही। सर देखिए, अब आप मेरी इंडस्ट्री में चले जाओ, आज के टाइम में जो जेन्युइन बात है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा मेल एंकर की डिमांड है, ठीक है? फीमेल से ज्यादा मेल एंकर को पे किया जा रहा है। अब मेरा एक सवाल है, जो शॉर्टकट अपनाते हैं, ये मेल बेचारे क्या शॉर्टकट अपना रहे होंगे जो आज ये इतने पीक लेवल पे हैं? नहीं, आजकल तो अपना रहे मेल्स। का मुझे नहीं पता, उस बात का मुझे नहीं, बट मोस्ट ऑफ। सर एक बात बताओ, जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है वो ये बात है कि हमारे यहाँ पे दिक्कत ये है, फीमेल्स की मेंटालिटी एक ही बनी हुई है, जल्द ही पैसा, जल्दी पैसा, जल्दी पैसा। वो जल्दी पैसे के चक्कर में अपना सम्मान भूल जाती है। पीठ पीछे तो मोदी जी को भी गाली देते हैं, आपको गाली देंगे, लेकिन आपके दिल को पता होनी चाहिए कि आप सही हो या नहीं, आप गलत हो या नहीं। आप कुछ भी कर रहे हो अपनी खुशी से कर रहे हो, वो अलग, लेकिन अगर आप काम के लिए कर रहे हो, आप उस रोजी रोटी के लिए कर रहे हो जिससे आपका घर चल रहा है, वो सरस्वती है, तो वो गलत है। तो फिर आप वो काम मत करो ना, जब आपको उस काम की वजह से आपको काम नहीं मिल रहा, तो फिर मत करो उस काम को, फिर कुछ और काम कर लो आप। मेरे पास इतने इंटरनेशनल शोज आते हैं सर, ठुकरा देती हूँ, क्योंकि जो शर्तें होती हैं वो मैं नहीं मान सकती। और मुझे पता है मैं किसी दिन मैं ऐसे लेवल पे जाऊंगी और अपनी ही डिग्निटी के साथ जाऊंगी। इतने पैसे कमा रही हूँ, खुद घूमाऊंगी मैं, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हमेशा क्या मन में रहता है, यार मेरा पूरा परिवार जाए, मम्मी पापा भी है। मैं बहुत जगह मन मार लेती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज में ना मैं पीछे रह जाऊं, मेरा परिवार आगे। सर माँ बाप ने ना मुझे अपना जीवन दिया है, आज यहाँ बैठी हूँ तो उनकी बदौलत बैठी हूँ। अब मेरा फर्ज है कि अब उनके बुढ़ापे में मैं उनके लिए कुछ ऐसा करके जाऊं, और बस चल रही है गाड़ी, ठीक है। तो जो आंखों पे तुमने पट्टी बांध रखी है कि एक लड़की नहीं कर सकती क्योंकि वो गांव में पैदा हुई है, इतनी सारी सामाजिक कुरीतियां हैं, लोग नहीं निकलने देंगे, हम नहीं कर सकते कुछ काम, पहले तो आज आपकी ये ज़रूर दूर हुई होगी, क्योंकि एक लड़की गांव से निकल कर भी, उस समाज में रहकर भी जो बिल्कुल लोकल है वहाँ से निकल के भी बहुत अच्छा और ऐसे फील्ड में कर सकती है जिसको हमेशा से गलत निगाह से देखा जाता है, और उस फील्ड में भी बिना कुछ गलत काम किए, बिना शॉर्टकट लिए, अपने काम के बलबूते पे वो लड़की आगे बढ़ी है। तो आप भी कर सकते हैं, सही रास्ता चुन सकते हैं। तीसरा, कि जो सबसे पहले ये जो काम करते हैं कि जब लड़की की इंडिपेंडेंट बन जाती है तो सबसे पहले सोचती है कि परिवार को अलग छोड़ देती हूँ, क्योंकि अब तो मैं अपने भरोसे पर हूँ।
नहीं, परिवार सिर्फ आपका ये नहीं है कि आपको रोटी चाहिए तो परिवार है, और आपको रोटी आप खुद कमाने लग गए तो परिवार को छोड़ दो। वो आपका एक हिस्सा है। आप अपने हाथ पैर को अलग नहीं कर सकते, तो अपने हिस्से को अलग मत कीजिए। चौथा, कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन अगर आप किसी इंसान से जुड़ गए हैं तो आपको उसके साथ अटैच रहना है। यानी कि आप ग्लैमर में हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, मैं क्यों उस इंसान के साथ ही बंद कर रहा हूँ। नहीं, जो जुड़ गया दिल से जुड़ गया। तो थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत सारी, मतलब कुछ तो मैंने बताई नहीं है, जो जो चीज़ें, जो जो धारणाएं आपने अलग की हैं कि मैं यार। एक चीज और बोलना जी। चाहूंगी, क्लाइंट को हमेशा भगवान समझें, और वो सच में ही हमारे लिए भगवान है। और कभी ये ना सोचें कि अगर हम उनसे पैसा ले रहे हैं, हमने 1-2 मिनट का काम किया, हम चले गए। उस काम को शिद्दत से करें। और सर, मेरी यूएसपी क्या है कि जब मैं किसी वेडिंग में खड़ी होती हूँ, तो बिटिया के पिता को अपना पिता समझती हूँ, बेटे के पिता को अपना पिता समझती हूँ, उनकी माँ को अपनी माँ समझती हूँ, बहन को बहन, भाई को भाई, फूफा को फूफा, बुआ को बुआ। फिर देखिए क्या काम होता है। ये नहीं मैं एक एंकर हूं, मैं एक कलाकार बन, नहीं, परिवार का हिस्सा बन के जाओ आप, और फिर आप उस काम को करो, और फिर देखो क्या आनंद मिलता है आपको। अगर 10 लोग आपकी पीठ ना थपथपाएं तो आप मेरा नाम बदल देना। और आज के टाइम में सर 80% मेरा ऐसे क्लाइंट है जो मुझे बेटी भी मानते हैं, मुझे बहन भी मानते हैं, मुझे दोस्त भी मानते हैं, और उसी से ही मेरा घर चल रहा है। और मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने परिवारों का हिस्सा बनाया हुआ है। और बस ऐसे आशीर्वाद बरकरार रखिए और मैं आगे बढ़ती रहूं। और स्पेशली थैंक्स टू द विकास स्टूडियो। मैम एक्चुअली थैंक यू, आप इतना समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। मुझे पता था कि आप आज बिजी है, लेकिन फिर भी यू मेड टाइम फॉर अस। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर इतना मज़ेदार पॉडकास्ट। शायद हमने शायद लास्ट टाइम भी गया, बहुत टाइम से करा ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात बोल पाऊँ, और इतने अच्छे सवाल करे। और यही कहूँगी कि बालाजी महाराज आपकी मेहनत में और रंग लाए, और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। राही तुम चलते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।